मैं भाजपा के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस के समय भी होता था। ट्रेन की ट्रेन जाती है, होते गेहूं के बोरे हैं, अंदर उसके अंदर हथियार होते हैं, वो हथियार किसी नक्सली के पास जाते हैं, वो नक्सली किसी को सपोर्ट करते हैं, वो नक्सली एक साथ कांग्रेस के 26 लोगों को मार देते हैं एक बार। जितनी जातियां जितनी होती सब एक साथ हो गई और हिंदू बन गई। अब अतीक को लोग पहचानने लगे थे, अतीक दबदबे वाला आदमी हो गया था और वही मदरसा कांड उसके बिगड़ने की वजह भी बना। Atiq Ahmed is an individual, but these crimes are prevalent across the society. पुलिस तो साहब उसकी जेब में थी और रहनी भी चाहिए। सिस्टम ने पुलिस को अलाउ कर रखा था कि आप जेब में ही रहेंगे। पकड़ा गया ना सर, मुठभेड़ हुई, मार दिया गया। किसका एनकाउंटर नहीं हुआ? 5 किलोमीटर तक विधायक को गोली मारने का मतलब क्या होता? विधायक को तो एक ही जगह गोली मार के खत्म कर देते, काम खत्म हो गया, तो किसी से मरवा देते, पता ही नहीं चलता किसने मरवाया। 2 करोड़ में जो बिका था, चेला टाइप का आदमी, ये साला मुजेरी कबर खो देगा। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद क्या-क्या चीजें चेंज होने लगी? मदरसा कांड आपको बता ही चुका हूं, मिट्टी में मिला दूंगा इस माफिया को। नहीं, पता लगना चाहिए कि अतीक ने मारा। मनोज राजन त्रिपाठी सर। तो 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दैनिक जागरण से जी, मूवीज में कॉमेडी के लाइंस लिख रहे थे सर आप, और फिर इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्राइम थ्रिलर्स। आपके जो वाद है, ये जो चर्चाएं हैं, और किताब है कसारी मसारी, ये मतलब दिस इज वायरल, एब्सोल्युटली वायरल। कहाँ क्या मतलब रास्ता क्या था? किताब का हाँ, वाई अतीक अहमद, वाई कसारी मसारी? वाई एनीथिंग, वाई जर्नलिज्म, वाई डायलॉग राइटिंग, वाई मूवीज, वाई अ बुक। एक्चुअली क्या है कि जब छोटा था तो फिल्में बड़ी प्रभावित करती थी जी। और मेरी माँ जो थी वो 48% बर्न हो गई थी, तब पापा एयरफोर्स में थे और हम बेंगलोर में हुआ करते थे। तो उनकी 8 या 10 प्लास्टिक सर्जरीज हुई और उस जमाने में जो मुझे याद है शोले रिलीज हुई थी, तो मुझे उसका याद है, वो शोले 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 चलता रहता था और एकमात्र जगह थी पुणे जहाँ के मिलिट्री हॉस्पिटल में ही पूरे देश में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। तो हम वहाँ ट्रांसफ़र किए गए पापा और हम वहाँ पहुँचे। तो माँ तो हॉस्पिटल में थी, सालों हॉस्पिटल में रही है और बहुत कुछ हुआ उनके साथ, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उसका एक फ़र्क ये पड़ता है कि एयरफोर्स के जो कैंपस होते हैं, रेजिडेंशियल कैंपस जो होते हैं, उनमें जहाज के जो हैंगर डिसमेंटल हो जाते हैं, उसमें थिएटर बना दिए जाते हैं। थिएटर मतलब नॉट दैट कोई पीवीआर टाइप का या किसी सिंगल स्क्रीन जैसा थिएटर नहीं, चादर बिछाई है, एक स्क्रीन बांधी जाएगी, एक प्रोजेक्टर आएगा, आपको फिल्म दिखाएगा। तो हफ्ते में 2 फिल्में दिखाते थे वो। अच्छा। तो माँ हॉस्पिटल में थी और फिल्में हमें पाल रही थी। तो रगों में खून से ज्यादा सेल्यूलाइड हो गया। अच्छा। इतनी फिल्में, इतनी फिल्में, इतनी फिल्में। दादी प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई हैं, माँ प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई है, नानी प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई है, मौसियाँ प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई हैं। तो दादी मेरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जेल में थी, एक अंग्रेज का हाथ काट दिया था। मेरे बाबा, उन्होंने कानपुर में एक जगह बम फेंका था अंग्रेज पे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और लिखते थे। तो बाबा लिखते थे, तो बाबा वाला वो लिखने का जो कीड़ा था वो मेरे अंदर आया। तो चंदा मामा आती थी एक जमाने में, चंदा मामा के चित्र काट के अलग करता था और चित्र काट के पूरे चित्र जो कटे होते थे उन पे एक स्टोरी बनाता था चित्रों के हिसाब से। और साइंस की किताब आती थी, तो साइंस की किताब पे दफ्ती का जिल्द होता था, बाकी तो पेपर बैक होते थे। उसको काट के एक पर्दा बनाता था। दादी की सफेद सूती साड़ी से एक थिएटर बनाता था और मोहल्ले के आसपास जितने भी गेट होते थे उसमें टाइटल लिख के आता था कि 120 एन ब्लॉक अनुपम थिएटर में इस तारीख को इतने बजे अगिया बेताल, एक टाइटल है दिमाग में, अगिया बेताल, देखने आइए। तो जो बच्चे जिनके साथ में खेलता था वो आते थे, मैं उनको कागज की टिकट देता था, वो मुझे पत्थर के पैसे देते थे।
इसके बाद वो बैठते थे उस छोटे से थिएटर के अंदर, और मैं उस दफ्ती के कटे हुए हिस्से से चंदा मामा की वो ढैन 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 और डायलॉग बोलता था। यहां से शुरू हुआ, समझ में आया कि यार ये करना है मुझे। वो कहीं विलुप्त हो गया, लेकिन लिखने वाला चक्कर कभी खत्म नहीं हुआ। हम्म, वो करते 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 लिखने का जो शौक था, तो आर्टिकल्स लिखने लगा। तो उस जमाने में 90s की बात कर रहा हूँ, उस जमाने से बड़ा दूर लगता है। 90s में वो संडे ऑब्जर्वर एक अखबार आता था, उसमें छपता था। फिर दैनिक जागरण में एक दिन विज्ञापन निकला कि ट्रेनी सब एडिटर्स की जरूरत है, तो टेस्ट होंगे। तो 300-400 लोग टेस्ट में बैठे, हम्म, 80 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें मैं भी था। जी। फिर नरेंद्र मोहन जी दैनिक जागरण के मालिकान भी थे और संपादक भी थे, और बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इंटरव्यू लिया 80 लोगों का, और 80 लोगों में 3 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें मनोज राजेंद्र त्रिपाठी भी थे। यहां से मेरी जर्नलिज्म का करियर शुरू होता है, और अच्छे लोग मिले तो चांसेस मिलते चले गए। फिर हिंदुस्तान टाइम्स गया। टीवी में आने का मतलब, लोग मुझसे बहुत कहते थे, आप यार तुम टीवी पे आओ, यार तुम टीवी पे आओ। मुझे लगता था कैसे टीवी पे आऊंगा, कोई चैनल कानपुर से चलता ही नहीं, मैं टीवी पे कैसे आऊंगा। अच्छा। उसने मुझे दिल्ली पहुंचाया, और मैं टीवी में आ गया। फिर करीबन 14-15 साल न्यूज़ 18 में एडिटर रहा, जी में एडिटर रहा, खूब देखा। ये हो गई जर्नलिज्म की जर्नी। इसके अलावा क्रिकेट खेला, और बहुत अच्छे लेवल तक खेला। इसके अलावा गाना गाया, ऑल इंडिया टॉप किया, सारेगामा तक गए, सब कुछ गाना गा लिया, सब कुछ हो गया। फिर एक फिल्म में मौका मिला, गाना गाने गए, पर वो फिल्म में नाम नहीं आया, गाना ओवर राइट हो गया। तो वो बक्सा बंद किया, क्रिकेट का किट बैग बंद किया, पर लिखना जारी था। इस जारी जारी होते 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 अचानक समझ में आया कि यार जिंदगी ऐसे चलेगी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं जर्नलिज्म में अच्छा नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा होता तो एडिटर कैसे बनता। वो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो वो जर्नलिज्म, मुझे लगा कि अब जर्नलिज्म में करने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब केवल एक तरफा चल रहा है। वो करते करते मैंने एक बी प्लान तैयार किया, फिल्में लिखेंगे। मैंने एक स्टोरी 98 में रिसर्च करके मध्य प्रदेश चंबल अंबल जाके पूरी स्टोरी बना ली थी कि इस पर जब जैसे ही जिंदगी लिखने से फुर्सत मिलेगी वैसे ही फिल्म लिखेंगे, लेकिन पूरी एक कहानी लिख ली थी। 2005-7 की बात है। एक दिन इंडिया टुडे पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि एक फिल्म आ रही है। तो मैंने कहा ये तो वही फिल्म है जिस पर मैं 98 में काम पूरा कर चुका हूं। उस फिल्म का नाम था पान सिंह तोमर। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये कहानियां तो हवा में तैरती हैं, जिसने ग्रैब कर ली वो कहानी उसकी है। तो वो कहानी तिग्मांशु धूलिया के नाम लिखी थी, इसलिए तिग्मांशु धूलिया ने वो फिल्म बना ली। यहां से मैंने अपनी जर्नी ब्रेक की जर्नलिज्म करते करते, और बॉम्बे पहुंच गया कहानियां लेके। तो अतिथि तुम कब जाओगे में मिल गया भाई कि चलो पार्ट 2 में डायरेक्टर डायलॉग लिखने का काम मिल गया, कर दिया। लगा कि हो गया। फिर एक कहानी लेके साजिद नडियाडवाला के पास पहुंचा, और साजिद नडियाडवाला ने ऐसे सुनी कहानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। 7 घंटे 8 घंटे ही वॉज विद मी। मतलब साजिद नडियाडवाला लोग समझते हैं आप हम्म, कितनी बड़ी चीज है। जी। उन्होंने मुझसे कहा यार मार्वलेस स्टोरी, हम्म, आप किताब लिखो और मेरे संग किक 2 लिख दो। मुझे लगा कि मैं और किक 2 लिख दूं, मैं तो पान सिंह तोमर सोचता हूं, मैं किक 2 कैसे लिख दूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लिखो, मैं बता रहा हूं लिखो। मेल आईडी दी, उन्होंने कहा लिखो, जब मिलना हो तब मिलो आके, पर किक 2 लिखो। उनको मेरी स्टोरीज पसंद आई, तभी तो उन्होंने कहा होगा। तो मैंने कहा सर आपने तो हाईवे भी बनाई है, रणदीप हुड्डा और आलिया भट्ट वाली। बोले यार तुम समझ नहीं रहे हो, हाईवे मैंने बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं हाउसफुल बनाने वाला आदमी हूं, मैं बागी बनाने वाला आदमी हूं, मैं वो आदमी हूं, मैं बिजनेस देखता हूं। वो कहानी सुन के, जैसे कहानी मैंने उनको सुनाई, उन्होंने कहा मनोज भाई 40 करोड़। ही टॉक्स लाइक दिस, ही टॉक्स बिजनेस, और बिल्कुल ठीक है। कहानी सुन के ये पता चल गया कि इसका कितना उनको ये समझ, अरे वो तो समझ ही में आ जाएगा ना।
आपको समझ में आया ना कि आप मुझे पॉडकास्ट में बुला सकते हैं ना। हम्म, मैं कोई डीजीपी नहीं हूँ, हम्म, मैं कोई रॉ में आदमी नहीं रहा हूँ, हम्म, मैं सुब्रमण्यम स्वामी भी नहीं हूँ। हम्म, मुझे क्यों बुलाया आपने पॉडकास्ट पे? तो उनको ये समझ में आ गया, उनके पास विजन है ना, उनको समझ में आ गया बंदे के पास स्टोरी लिखने की ताकत है, अच्छा, बंदे के पास विजन है लिखने का। उनको कहा किक टू लिखते हैं। अच्छा ऑफर था, लिखनी चाहिए थी, सलमान खान हीरो होता। और अगर मैंने किक टू लिखी होती जी, तो किक टू लिखने वाले आदमी का कनेक्शन किसी सलमान खान से हो गया होता। हम्म, वो सलमान खान मुझे हो सकता है कहता दबंग 4 लिख दो, हो सकता है। क्यों नहीं? जिंदगी तो ऐसे चलती है, हम्म, किस्मत से रास्ते ऐसे ही मिलते हैं, चौराहे से कोई मोड़ लेना होता है आपको। हम्म, गूगल पे चलते रहेंगे तो पता नहीं गूगल कहाँ ले जाएगा, हम्म, लेकिन किस्मत तो आपको दूसरी तरफ लेके जाती है ना। हम्म, वो किक्टू उस वक्त की जो मानसिकता थी ना, हम्म, जो दिमाग में, गलत नहीं है, मेरे दिमाग में जो बासु भट्टाचार्य, जो गोविंद निहलानी, हम्म, वो जो घूमते थे, वो गलत नहीं थे, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं। हम्म, मैं ये नहीं समझ पाया कमर्शियल क्या कि होता मुझे कॉमर्शियल क्या होता है। है? हाँ, और मुझे ये समझना इसलिए चाहिए था हम्म, कि अगर मैं एक कहानी लिखूंगा, उस कहानी को बनाने के लिए कोई आदमी 100 करोड़ लगाएगा, बिल्कुल, और जो आदमी 100 करोड़ लगाएगा वो 400 करोड़ कमाना चाहेगा। बिल्कुल, मैं उस आदमी को 100 करोड़ क्यों डुबो दूं साहब? सही बात तो जब मेरा कन्विक्शन नहीं था, मैंने नहीं लिखा। उन्होंने मुझसे कहा कि इस फिल्म को लिखने के बाद 10 फिल्में मिलेंगी इंडस्ट्री में, 10 में से एक हाईवे लिख लेना। है, सही बात है ना सही बात? लेकिन नहीं किया। अनुभव सिन्हा जी से के साथ एक कहानी पूरी, हालांकि मुल्क फिल्म की जो स्टोरी थी या है। जो आइडिया था वो मेरा ही दिया हुआ था। मैंने ही, उन्होंने मुझसे बात की एक आतंकी, ऋषि कपूर वाली मूवी। ऋषि कपूर वाली। तो जब वो आतंकी हमला चल रहा था, मैं मौके पे था ना। हाँ, ही कॉल्ड मी, यार क्या चल रहा है, कैसे इस पे स्टोरी बनेगी, क्या होगा, तो मैंने पूरा उनको बताया। आर्टिकल 15 मेरी ही कहानी वो थी, ब्रेक की हुई। बदायूं में 2 लड़कियों को, दलित लड़कियों को पेड़ पे टांग दिया गया था। मनोज राजन त्रिपाठी वाज द मैन, जो जो स्टोरी यूएन तक गई थी, सॉरी, हाँ, यूएन तक गई थी, वहां तक ये मुद्दा पहुंचा, उस पर बहुत सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर हमको एक बॉम्बे, साउथ बॉम्बे के एक लड़के को जिंदगी सिखानी हो तो क्या होगा? मैंने कहा वो आईएएस बनेगा और उसकी पोस्टिंग बदायूं में होगी। बदायूं, नोबडी नोज, बॉम्बे साउथ, जहां से देश का फैशन चलता है। कहानी का टर्नआउट समझ रहे हैं आप, कहां से कहां हो रहा है? हम्म, मेटामॉर्फोसिस समझ रहे हैं? हम्म, किस जगह से वो किस जगह आ रहा है? जिंदगी सीखनी है तो बदायूं आना पड़ेगा, और बदायूं में वो 2 लड़कियों का फिल्म बनी उस पर। टचेस समझ रहे हैं? सुधीर मिश्रा जी से बात हो गई, सारी चीजें हो गई, सब कहानी हो रही थी। एनी हाउ, हर कहानी की अपनी एक किस्मत होती है। तो पत्रकारिता छोड़ने का विचार बना चुका था, सोच चुका था कि माहौल अब जर्नलिज्म का नहीं है, लेकिन धीमे से स्विच ओवर करना। तनख्वाह आ रही है भैया, घर चल रहा है, हम्म, ईएमआई जा रही है। प्लान बी पे वहां काम करना शुरू किया। हम्म, फिर मेरे मन ने एक आवाज दी कि हर कहानी पे फिल्म नहीं बनेगी। तो मेरी अपनी टैगलाइन है कि मेरे पास कहानी है जो दुनिया को बतानी है। उस टैगलाइन पे मैंने उस प्लान बी का प्लान बी बनाया, और वो था किताब। मैंने किताब लिखना शुरू की। जब लिखना शुरू की तो मुझे लगता था, ओह, 30 साल का जर्नलिस्ट हूं, एक फिल्म के डायलॉग लिख चुका हूं, बॉम्बे में ये कनेक्शन है, मेरा बायोडाटा बोल रहा है, लिखूंगा, दौड़ के छापेंगे लोग। बहुत लोगों ने मुझसे कहा लिख दो छपेगा, लिख दो छपेगा। 6 महीने लगा के, 7 महीने लगा के कहानी लिखी, रिसर्च करने के साथ काकोरी पर। काकोरी पर लिखते मैंने, काकोरी 1924 में काकोरी कांड हुआ, मैंने 2024 का काकोरी लिखा। वही लाया, कांड को ही लाया, लेकिन 2024 में जिंदा किया उसको। वो इसलिए कि आज की जो जनरेशन है वो 56-58% जेनजी है, जिसको हम बोलते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं। जी, ये 2 अक्टूबर को एक मीम देते हैं, ड्राई डे। गांधी जी को पढ़ना नहीं चाहते, रामचरितमानस पढ़ना नहीं चाहते, कुरान पढ़ना नहीं चाहते, संविधान पढ़ना नहीं चाहते। वो अलग
किस्म की जनरेशन है, अलग समझदार है, डिफरेंट तरीके से उसको चीजें सीखनी है। वो जानना सब चाहती है, वो जानती सब है, वो अपने अंदाज में जीती है। मुझे लगा मैं इनको काकोरी कांड कैसे समझाऊंगा। आइडिया आया, मुन्ना भाई बनना पड़ेगा। जब मैं मुन्ना भाई बनूंगा तो केमिकल लोचा करते हुए गांधी समझा दूंगा। जब मुझे ब्रिटिश हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगा। मुझे एक भुवन लाना पड़ेगा, मुझे एक कचरा लाना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी और अपना लगान माफ करने के लिए लगान की तरह स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो ब्रिटिश हुकूमत समझ में आ जाएगी। क्यों? क्रिकेट, क्रिकेट इस देश का नशा है। और क्या आइडिया है कि क्रिकेट के बहाने ब्रिटिश हुकूमत का शासन दिखा दिया। तलवारों से लड़ाई नहीं हुई, क्रिकेट से हरा दिया। किसको क्रिकेट से हरा दिया? जिसने क्रिकेट पैदा किया विश्व में, इंग्लैंड को। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैंने काकोरी 1924 में पैदा की। अब दिखाता हूं कैसे काकोरी बनेगी। यहां से काकोरी लिखी, बेस्ट सेलर, राइट्स बिक गए, सब कुछ है। भगवान चाहेंगे तो कुछ ना कुछ आप देखेंगे। मूवी आने वाली है। ओ, ये सब बात की बात है। हर कहानी की एक किस्मत है। जब वो हो जाएगी तो पता चल तब जाएगी। बता दूंगा आपको कि हाँ, हो गई है। मेरा मानना है किसी भी बात को, गेंद जब खराब आए तभी शॉट मारना चाहिए, तभी आप अच्छे बैटर होंगे, बैट्समैन अच्छे होंगे। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, कर्म करूंगा, निराश होऊंगा, उम्मीद छोड़ दूंगा। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे, जब लिख रहे थे और जब स्कूटर पे और पैदल टेम्पो पे घूम रहे थे, तब सोचा था कि एडिटर बनेंगे। दैनिक जागरण के गेट में जिस दिन घुसे थे, ट्रेनी सब एडिटर बन के, सोचा था किसी चैनल के एडिटर बनेंगे, सोचा था 7 स्टेट्स के हेड होंगे। जब तब नहीं सोचा था तो अब क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि अब मेरे पास कुछ खोने के लिए हो गया है, और तब मेरे पास कुछ खोने को नहीं था। तो मान लो कि अब भी तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। यहां से तय किया, सिंपल सा फार्मूला है लाइफ का बॉस। जिस दिन आप मेहनत करते रहते हैं, निराश होते हैं, टूटते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आपके अंदर आने लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप कुछ अचीव कर ले जाते हैं, फिर पलट के जब देखते हैं तो आपको लगता है ये सफर था, ये अचीवमेंट है। इसके लिए इतना टाइम लगना था, इसके लिए इस दौर से गुजरना था। आपको 1 हफ्ता लग गया, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, हम कहीं से एक दूसरे को जान गए, आज हम बात कर रहे हैं। ये तरीका है, यही जिंदगी है। इसी जिंदगी से ऐसे गुजरना पड़ेगा और सच के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सच इसलिए क्योंकि जब आदमी सच बोल रहा होता है तो फंबल नहीं होता, विचार ही, सच बोल रहा होता है तो फंबल नहीं होता, लड़खड़ाता नहीं, जुबान नहीं काफी लड़खड़ाती, डीप है। साफ बोलना पड़ता है आदमी को। जब मुझे कोई थॉट ही नहीं है, जब मुझे जाना ही नहीं है किसी चीज में, तो मैं वही बोलूंगा ना जो मेरे मन में होगा। और मैं मन में जिस दिन एक पक्षी हो जाऊंगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस तरफ हो, अच्छा उस तरफ हो। और जब मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ की अच्छाई और बुराई आपको बता रहा हूँ, आपको लगेगा यार न्यूट्रल है। नहीं, न्यूट्रल नाम का कोई शब्द नहीं होता है। वो या तो सत्य होता है या ईमानदार होता है, न्यूट्रल कोई नहीं होता। न्यूट्रल शब्द ही फेक है, तटस्थ फेक शब्द है। जो व्यक्ति सब कुछ बोले, हर चीज की बुराई खुल के बोले, हर चीज की सच्चाई स्वीकार करे, वो ही सत्य होता है, वही ईमानदारी होती है। मैं किसी मीडिया पे या किसी चीज पर, या आज मैं कह रहा हूं कि जर्नलिज्म काम करने लायक नहीं बचा, मेरे अंदर अभी 6 साल की नौकरी बाकी है। मैं 6 साल इसलिए कह रहा हूं कि मुझे 60 साल होने में 6 साल बाकी है। मैं अभी भी किसी चैनल में, किसी अखबार में काम कर सकता हूं, रिटायर नहीं हूं। मुझे लोग जानते हैं, मुझे ऑफर्स आते हैं, छोटे नहीं बड़े ऑफर्स आते हैं।
7 स्टेट का हेड हूं, कोई 2 स्टेट का हेड तो बनाएगा ही ना। अभी इतने बुरे दिन तो नहीं आए, तो बनाएगा। मैंने उम्र में रहते हुए, मैंने पत्रकारिता में रहते हुए पत्रकारिता छोड़ी है। मैंने इस बात की फिक्र नहीं की कि मुझे सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब पत्रकारिता में था तब भी सच बोल रहा था, सच अब भी बोलूंगा। हाँ, तनख्वाह आना बंद हो गई है, लेकिन जाता हूं, बोलता हूं, लिटफेस्ट में जाता हूं, स्टोरी टेलिंग करता हूं, किताबें लिखता हूं, फिल्में लिखता हूं, वेब सीरीज लिखता हूं। आता है पैसा, आता है पैसा। एक चीज का फर्क पड़ गया है। अब मैं, मुझसे कोई कहता भैया हमारे भाई को खाम में गलत धारा में फंसा दिया, उस पुलिस वाले को फोन कर दिया, नहीं कर पाता हूं। क्या कहूंगा? मनोज राजन त्रिपाठी पहले पत्रकार था, बोल रहा हूं, ये बोलूंगा। पहले मैं बोलता मनोज राजन त्रिपाठी नेटवर्क 18 से, मनोज राजन त्रिपाठी जी न्यूज से। अब नहीं बोल पाऊंगा ना। ड्राइविंग लाइसेंस तब भी लेके गाड़ी चलाता था, अब भी लेके। क्यों? एक सिपाही को ही अपनी रंगबाजी दिखानी है सारी। क्या अगर वो मेरी गाड़ी जेब्रा लाइन पहले क्रॉस कर, स्टॉप लाइन पहले क्रॉस करने पे अगर बुक कर दे, या रेड लाइट क्रॉस करने पे बुक कर दे, तो मैं उसको कहूँगा मीडिया से हूँ, दिमाग खराब है, मेरी गाड़ी रोक रहे हो। मैं टोल पे अपनी गाड़ी रोक ये कह के रोक दूं कि मुझे 110 रुपए का टोल नहीं देना। मैं किसी स्टैंड, साइकिल स्टैंड पे जाके अपनी गाड़ी खड़ी करूं, और मुझे ये उम्मीद होनी चाहिए कि साइकिल स्टैंड वाला 20 रुपए की पर्ची नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं पत्रकार हूं। ये तब भी नहीं किया, ये अब भी नहीं करता हूं। और जो लोग मेरे साथ करते हैं, मतलब मेरा बेटा या बेटी कोई करता है, टोल तक इज्जत है आपकी, ट्रैफिक पुलिस वाले से तक इज्जत है आपकी। इज्जत कोई नहीं करता आपकी, इज्जत अर्न की जाती है। वो इज्जत अर्न करनी पड़ेगी। किसी सफलता वाले शिखर पर पहुंचना, जब आप पहुंच जाएंगे ना, जिस दिन आप पॉडकास्ट के अमिताभ बच्चन हो जाएंगे ना, उस दिन आपको लगेगा यार ये सरल था अमिताभ बच्चन बनना। अमिताभ बच्चन को 50 साल सस्टेन करना सबसे कठिन काम है। कसारी मसारी का जो मुझे जो मैक्रो पिक्चर समझ आता है कि भारत में बड़े आराम से पॉलिटिक्स चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, और इस पॉलिटिक्स के अंदर क्राइम घुसा था, और पॉलिटिक्स क्राइम में घुसा हुआ था, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो देख भी रही थी, एंजॉय भी कर रही थी, खा भी रही थी, खिला भी रही थी। जो ऑनेस्ट थे उनको शंट करके साइड कर दिया जाता है, और इसी सिस्टम में बार बार एमएलए 5 बार एमएलए, पार्टी चेंज कर करके एमएलए, मर्डर करके, आपके ही शब्दों में मैंने एक्सटॉर्शन, दुष्कर्म, क्या नहीं, और उसके बाद भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड में लाइव टीवी पे मौत, जी, मर्डर। स्टार्ट से बताइए, ऐसा फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर इस सिस्टम ने कैसे बनाया? बेसिक से शुरू कहाँ से होता है? ताकत किसे समझते हैं आप? एक, भगवान ने आपको वैसे ही पैदा किया हो, दुबला पतला लड़का देखेंगे, बड़े से बड़े पहलवान की ऐसी तैसी कर देंगे। कहते नहीं, जिगरा होना चाहिए। कमर में पिस्टल खुशी होने का मतलब यह नहीं कि आप सबसे पावरफुल आदमी हैं। पिस्टल निकाली, कॉक की, घोड़ा दबाया, मार दिया, ये आपको पावर देता है। ये पिस्टल किसी बदमाश की नहीं है, ये पिस्टल पुलिस की है, ये पिस्टल सिस्टम की है। पिस्टल मेरे लिए प्रतीकात्मक है, मैं प्रतीक की बात कर रहा हूं, पावर की बात कर रहा हूं। तो पावर गेन करने का एक तरीका गुंडई भी है, रंगबाजी भी है, माफियाजम भी है, डॉन भी है। अब ये जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और आप माफियाजम की परिभाषा को सिर्फ क्राइम तक सीमित क्यों करते हैं? क्यों सीमित करते हैं? जाइए, रेलवे के रिजर्वेशन लाइन पे लगी है, और किसी सिस्टम के आदमी को 300 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए या 500 रुपए देके अपना रिजर्वेशन करा लीजिए। क्राइम नहीं है। अगर क्राइम नहीं है तो धारा नहीं होनी चाहिए। एक टेंडर एक ठेकेदार लेने जाता है, और वो टेंडर किसी के संग फेवरिज्म करके किसी दूसरे को दे दिया जाता है,
लाखों के कमीशन में, क्या वो क्राइम नहीं है? क्या वो माफियाज्म नहीं है? माफियाज्म वो भी है। आम आदमी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए माफियाज्म वो है जो हमें कत्ल के तौर पर नजर आता है, क्राइम के तौर पर नजर में आता है, खून के तौर पर नजर आता है। सिस्टम का करप्शन, ये मेंटल करप्शन है। एक आदमी, छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप सड़क पे चले जा रहे हैं, जी। एक आदमी ने आपके पेट पे चाकू लगाया, जी। उसने कहा जेब में कितने रुपए हैं? बोले इस समय 50,000 है। बोले दो नहीं तो पेट फाड़ देंगे। आप 50,000 दे दोगे, ले ले भाई। हो गया। हम्म। वही आपके पेट में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा 50,000 रुपए दो तो पेट फाड़ेंगे। हम्म। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये अलग अलग चीजें हैं, पाप और पुण्य के बीच का है मसला। एक पाप चुनता है, एक पुण्य चुनता है, काम दोनों एक है। वही सिस्टम, ये जो कातिल रहे, जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा, ये अपने साथ एक ऑरा लेके चलते हैं। वो ऑरा एक सामने बैठे लीडर को अपनी पावर बढ़ाने का एक तरीका नजर आता है। मैं खद्दर पहने व्यक्ति हूं, मेरा तमंचा ये बदमाश है। अच्छा, समझ गया। मेरा तमंचा ये बदमाश है। तो ये तमंचा करेगा क्या? ये तमंचा मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको धमका सकता है, उसको मार सकता है। मैं इसको टिकट दे दूं तो ये फला जगह से चुनाव लड़ेगा, लोग डर के इसको वोट देंगे, और जब ये चुनाव लड़ेगा तो सिर्फ ये अपनी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगा, ये आसपास की 4 सीटों में दबंगई दिखा के वहां के वोट भी लाएगा। यहां से पॉलिटिक्स और क्राइम की शादी होती है। इस मैरिज को बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ क्राइम। यहां पर कोई अतीक अहमद था, उसको खद्दर का कुर्ता किसी ने दिया। यहां पर कोई मुख्तार था, उसको खद्दर का कुर्ता फादर कौन थे एक तरीके से? पॉलिटिकल फादर अतीक के। अतीक तो पहला चुनाव कांग्रेस से लड़ना चाहता था, लेकिन उसका जो गुरु था, जिसका वो ड्राइवर था चांद बाबा का, वो चांद बाबा खुद एक कॉर्पोरेटर था, वो विधायक का चुनाव लड़ रहा था, तो वो भी उस समय इलाहाबाद का सबसे बड़ा रंगबाज वही था। तो चांद बाबा से अतीक ने कहा कि हमें विधायकी लड़नी है, इस बार टिकट हमको दिला दीजिए। तो चांद बाबा ने कहा तू है बचल है, तुम ही बचे हो टिकट के लिए, तुम अपने हमारे सामने चुनाव लड़ोगे रे। अतीक निर्दलीय लड़ गया और जीत गया। और चुनाव जिस दिन काउंटिंग चल रही थी, उस दिन 10 साल तक चांद बाबा की ड्राइवरी करने वाले अतीक ने चांद बाबा एंड गैंग को ही मार डाला, माय गॉडनेस। और फिर वो एक विधायक बन गया, निर्दलीय विधायक बन गया। उसके बाद सोनेलाल पटेल, जिनको अपना दल कहते हैं, अपना दल ने टिकट दिया। मुलायम सिंह, जिस समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, उन्होंने टिकट दिया। मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, उन्होंने उसकी बीवी को मेयर का टिकट दिया। अब आते हैं, मायावती ने मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ाया, मायावती ने अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ाया, मुलायम सिंह ने अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ाया, रिजवान जहीर को कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया। अतीक अहमद, जब परमाणु संधि चल रही थी, अतीक अहमद जेल से आया, एक वोट देता है, सरकार बचाता है मनमोहन सिंह की। न्यूक्लियर डील अतीक अहमद। ब्रजेश सिंह, पूर्वांचल का माफिया। कौन पूर्वांचल का माफिया? ब्रजेश सिंह से लड़ाई करके मुख्तार अंसारी हो गए, और मुख्तार अंसारी से लड़ते लड़ते ब्रजेश सिंह हो गए। उसको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बना दिया। बताइए, अब आप बताइए कौन सी पार्टी है? सारी पार्टी है, पॉलिटिकल सिस्टम। येदुरप्पा को ले लीजिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है, करप्ट थे, भ्रष्ट था, सब कुछ था। भाजपा में आके वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गए ना, हो गया ना मसला। नरेश अग्रवाल, दैट टाइम पावर मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, द मोस्ट इफेक्टिव लीडर,
मुलायम सिंह की नाक का बाल कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस बनाते हैं, कांग्रेस के बाद कहते हैं राम नहीं रम है, और आज भारतीय जनता पार्टी में उनका बेटा नितिन अग्रवाल कैबिनेट मिनिस्टर, यूपी गवर्नमेंट, आबकारी सिस्टम है। भाजपा ने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत। चार मुख्यमंत्री, 25 मंत्री गिना दूंगा आपको, जो कांग्रेस मुक्त के बाद भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। सब कांग्रेस से तो आए। कहां से लाओगे लीडर आप? लीडर लाओगे कहां से? जब आप 2 सीट पे थे, फिर आप कुछ सीटों पे आए, फिर अब चौतरफा भाजपा मय हो गया है, तो ये कहां से निकल आया नेता? आज कांग्रेस अगर सोचे कि पूरे देश के हर प्रदेश की हर सीट पे वो चुनाव लड़ ही नहीं सकती। लीडर नहीं है। क्यों नहीं है? पहले तो सब कांग्रेस के थे ना, कहां चले गए वो लोग? वो भाजपा की बोगी में वैसे ही सवार हो गए जैसे बिहार की ट्रेन में भीड़ सवार होती है होली दिवाली छठ में, सब लटक रहे हैं उसी में। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम का माफियाज्म है, ये सिस्टम डॉन है। और सिस्टम बनाता कौन है? सरकार, क्योंकि सरकार ही देश चलाती है। ये सिस्टम यूं ही चलेगा, ये सिस्टम ऐसे ही बढ़ेगा, ये सिस्टम कभी आपको कुछ सच बताएगा, कभी आपको कुछ सच बताएगा, कभी आप ये सच जानेंगे, कभी आप वो सच जानेंगे, और धीमे धीमे जब आप देखेंगे कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, कौन कहां कब कैसे एक्ट करेगा ये किसी को नहीं मालूम होता, उसी अंदाज में चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जब वोट देने के लिए बढ़ते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं अपने गांव का कौन है, मेरे बगल के पड़ोसी का कौन है, उसके बाद पहुंचते हैं यार कोई नहीं है, क्या करें यार, चलो ब्राह्मण मिल जाता है तो उसको दे देते हैं। अच्छा, ब्राह्मण तलाशते तलाशते 4 कदम और बढ़े, त्रिपाठी को देंगे, क्योंकि मैं मनोज राजन त्रिपाठी हूं, त्रिपाठी ब्राह्मण में भी त्रिपाठी चुन लिया। और जब वहां पहुंचे तो लगा यार हिंदू हैं हम, तो भाजपा को दे दिया। मैं भाजपा के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं, ये कांग्रेस के समय भी होता था। उस समय भी आदमी चलता था, पहले इलाके का, फिर पड़ोस का, फिर ब्राह्मण का, फिर त्रिपाठी का, फिर कांग्रेस का। यार कांग्रेस ठीक कर रही है, यूपीए गवर्नमेंट देख लीजिए, 2009 में यूपीए गवर्नमेंट को चला जाना चाहिए था, ग्लोबल मंदी आ गई थी, लेकिन लोगों ने सोचा मनमोहन सिंह द पीएम नहीं, मनमोहन सिंह द इकोनॉमिस्ट देश को बचाएगा। इस विश्वास ने यूपीए को फिर एक सरकार दे दी। लेकिन 2014 आते आते तक फ्रस्ट्रेट हो चुके। नहीं, सारा मसला बदला। क्यों? 2G, 4G, CWG, कोलगेट घोटाले, फ्रस्ट्रेटेड था इंडिया ही, फ्रस्ट्रेटेड। इसी बीच में एक बाबा रामदेव आते हैं, सारे नोट बंद हो जाने चाहिए, 100 का नोट चलना चाहिए केवल। एक अन्ना आता है, एक अरविंद केजरीवाल आते हैं, एक कुमार विश्वास आते हैं, एक अलग माहौल बनाते हैं, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। गजब। और वो 2014, वो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी को कभी नहीं चाहती थी, कभी नहीं चाहती थी, अच्छा, उस भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर सरकार बनानी है तो मोदी को चेहरा बनाना। और मोदी के चेहरे में क्या था? वो एंटी मुस्लिम छवि जो गुजरात से लेकर वो चले गोधरा और गुजरात दंगों के बाद, उस मोदी ने आकर मजबूरी बना दिया भारतीय जनता पार्टी को कि हम अगर चेहरा नहीं है तो तुम नहीं हो। और पहली बार ये घोटाले, अन्ना आंदोलन, बाबा रामदेव, इस मामले ने मूंगफली के दाने जो थे उनको फिर ढक्कन में डाल दिया। समझते हैं इस चीज को? बताता हूं। मूंगफली का छिलका तोड़िए तो 2-3 दाने निकलते हैं। एक है अगड़ा, एक है पिछड़ा, एक है दलित। ये जब तक अलग है तब तक हिंदू नहीं है। ये जब मूंगफली के अंदर आ जाता है तो हिंदू हो जाता है। तो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, बनिया हो, ठाकुर हो, जितनी जातियां जितनी होती सब एक साथ हो गई और हिंदू बन गई। और पहली बार 2014 में आजादी के बाद देश की पहली सरकार बनी
जिसको मुस्लिम वोट के बगैर पहली सरकार कहा जाता है। आज तक मुसलमानों को ये गुमान था कि उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन वो सरकार बनी, दोबारा फिर बनी। तिबारा थोड़ा सा गड़बड़ाया, लेकिन फिर बनी। और आज की तारीख में हर हिंदू का आखिरी मुद्दा जानते हैं क्या है? क्या? न महंगाई है, न बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। उसको लगता है कि जिस दिन मोदी की सरकार गई, उस दिन मुबीन घर से तलवार निकालेगा और मैकू की गर्दन काट देगा आके। उसने कहा हिंदू बरकरार रखना है। खत्म हो गया पार्टनर सारा खेल। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, भारतीय जनता पार्टी हिंदू तुष्टीकरण कर रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया और अब भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। पॉलिटिक्स है। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जनाब। कब कहां कौन कैसे खेला जाएगा किसी को नहीं पता। वही खेल तब भी जारी था, वही खेल अब भी जारी था। हम एक पॉडकास्ट के सपने पालते हैं, हम एक राइटर के सपने पालते हैं, हम 10 से 5 की नौकरी का सपना पालते हैं, हम एक छोटे से सोसाइटी के फ्लैट का सपना पालते हैं। हम पालते हैं कि हमारा बेटा किसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर ले। हम चाहते हैं कि क्या कनाडा जाके हम डॉलर में पैसा कमा सकते हैं क्या? हम तो इसी सपनों में रह जाते हैं। और ये विचारधाराएं हमें किसी एक्वागार्ड की तरह बांटती हैं कि दिस इज फिल्टर पानी और जो वेस्ट हो रहा है ये खराब था। हम वो वेस्ट पानी है और हमारे अंदर जो विचार उतरा है वो उसकी टोटी खोल के गिलास निकाल के जो हम पीते हैं ये सेफ है। और हम इस सेफ को देख रहे हैं केवल। किसी को नहीं मालूम है कि वो मिनरल वाटर नहीं है, लेकिन हमको भरोसा हो चुका है। फील आ गई है। फील आ गई है। अरे आज हमें याद है, अरे हमें अच्छी तरीके से याद है, वो हैंडपंप इंडिया मार्क 2 वाला चुल्लू लगा के पानी पी लेते थे। आज हैंडपंप लगा हो, नीचे का पानी ला रहा है साफ सुथरा क्लीन। हमें नकली बोतल भी अगर मिल जाए, बिस्लरी लिखी हुई, किनले लिखी हुई, हम सोचते ही नहीं कुछ, ढक्कन खोलो पी जाओ। ये ब्रांड है तो सब मुमकिन है, ये ब्रांड है तो सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम साहब सिर्फ वो हैं, हमारे जो पूर्व विचार हैं, जैसे नेता सारे कांग्रेस के थे और दूसरी पार्टियों में चले गए तो एक भाजपा बन गई, ऐसे ही वोटर सारे कांग्रेस के होंगे, धीमे धीमे वो भाजपाई हो गए ना जी। तो हमारा जो वाटर फिल्टर, जो पानी वेस्ट बहा रहा है, वो हमारे पुराने विचार हैं और जो पानी हमें पिला रहा है वो नए विचार हैं। और हमें उस पानी को पीते पीते कभी कभी ऐसे कर लेते हैं। भरोसा है, शानदार है, यही पानी पीने लायक है। ये है बॉस सिस्टम और ये है पॉलिटिक्स। एक्वागार्ड। रेल स्क्रैप। अतीक अतीक ने चांद बाबा को मारा। नहीं मतलब ये शुरू कैसे हुआ ये, मतलब हाउ डज अ, मतलब साइकोलॉजिकली आप वहां से बताइए ना कि अर्ली क्राइम। अतीक के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ वही बता रहा हूं। 17 साल में पहला मर्डर कर दिया। पहले मर्डर कर दिया। मर्डर की मानसिकता थी भाई। कीड़ा है ना, मुझे गायकी का कीड़ा है, लिखने का कीड़ा है, आपको पॉडकास्ट का कीड़ा है, वकालत का कीड़ा है, जिस चीज का भी कीड़ा है, आप उस दिशा में बढ़ते हैं ना, उस दिशा में बढ़ते, वो क्राइम की तरफ बढ़ा। उसको भीड़ से अलग होना था। तो कसारी मसारी के तांगा, कसारी मसारी मतलब बबूल का जंगल है। अच्छा। इलाहाबाद में था। अच्छा। 75 में, 70s में वहीं एक तांगे वाले घर अतीक पैदा होता है। ठीक। वहीं पहला मर्डर कर देता है। वहीं से उसको बनना तो किसको पकड़े? वो अग्निपथ देखी है आपने? अग्निपथ फिल्म देखी? अब अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन पे आ जाइए, ज्यादा समझा दूंगा, आपके एज में ऋतिक रोशन होगा। वो रऊफ लाला का बेटा बन जाता है और उसके जूते में पैर डाल के उसी को खत्म कर देता है। क्यों?
उसको रऊफ लाला की ताकत अपने अंदर लेनी थी और तब कांचा चीजा को मारना था। संजय दत्त को तब मारना था। तो ऐसे ही अतीक जो विजय दीनानाथ चौहान था उस समय का, उसका रऊफ लाला बना चांद, जो उस समय इलाहाबाद का सबसे बड़ा रंगबाज था। तो बड़े डॉन को मान लो, मार दो, सुपर डॉन तो तुम खुद बन जाओगे। तो उसने चांद बाबा को मार दिया, वो डॉन हो गया। क्योंकि जैसे ही आप किसी बड़े को मार देते हैं, आप अपने आप को देखो, इसको कोई मार सकता तो किसी को भी मार सकता। खुद मार दिया। खुद मार दिया उसने। वहां से अतीक अतीक हो गया। अब जब अतीक हो गया तो उसको गैंग बनाना है। पैसा कहां से आएगा? पहले तो वसूली शुरू हुई। वसूली के बाद किसी ने उसको बताया, भैया वसूली मतलब वसूली मतलब आपको यहां पे धंधा करना है तो आपको इतना पैसा महीना हमको देना पड़ेगा। अच्छा। वसूली, मुंबईया भाषा में उसे हफ्ता वसूली कहते हैं। समझ रहे हैं आप? अर्बन सेटिंग में बहुत सारे लोग नोएडा गुड़गांव में रहते हैं, उनको नहीं पता हो कैसे, हाउ इट वर्क्स वसूली जनरली। हाउ इट वर्क्स, हाँ। एक बिल्डर है, उसको प्लॉट पे बहुमंजिला इमारत बनानी है। एक बिल्डर है, उसको एक प्लॉट चाहिए। उस प्लॉट पे एक आदमी आता है, बोले ये प्लॉट किसी को बिकेगा नहीं जब तक हमसे बात नहीं करोगे। तो आप बात करते हैं, क्या चाहिए साहब आपको? जैसे क्लर्क, किसी ऑफिस का एक क्लर्क आपको इतने दबाव में ले आता है कि ये काम तो होने ही लायक नहीं है। पता नहीं वो काम 500 रुपए में कैसे हो जाता है। तो क्या करता है वो क्लर्क? वसूली तो कर रहा है, उसको वसूली ही बोलते हैं। अरे आपकी जनरेशन को समझाने के लिए ऐसे समझ लिए कि अगर आपकी गाड़ी पकड़ गई तो या तो पुलिस वाला आपका चालान काटता है, या कोई भ्रष्ट पुलिस वाला आपसे 200 रुपए लेके छोड़ देता है आपको। तो क्या है वो वसूली है। तो उसको लगा, तो वसूली छोटी मोटी आती, तो उसको लगा बड़ा काम करना है। तो किसी ने बताया कि भैया रेलवे स्क्रैप का काम होता है। रेलवे स्क्रैप किसे कहते हैं? जैसे एक समय आएगा जब आपकी गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी, तो क्या होता है उस स्क्रैप का? क्या वो पड़ी रहती कहीं? अरे इंजन कट के अलग जाता है, बॉडी कट के अलग जाती है, टायर कट के अलग जाता है, प्लास्टिक अलग जाता है, कांच अलग जाता है, सब बिक जाता है। ठीक है, ऐसे रेलवे में भी स्क्रैप निकलता है। वो स्क्रैप नीलाम होता है। जब नीलाम होता है तो क्या होता है? लोहा कोई और ले जाता है, लकड़ी कोई और ले जाता है, फलाना कोई और लेता है, उनसे दूसरी चीजें बनती हैं जी। तो रेलवे उसका टेंडर निकालता है। जो सबसे ऊंचे दाम में टेंडर लेता है उसको वो स्क्रैप मिलता है। अतीक ने वो अपने दबदबा, अब अतीक चांद बाबा का मर्डर कर चुका था, अब अतीक को लोग पहचानने लगे थे, अतीक दबदबे वाला आदमी हो गया था। रात में आपके घर के चारों तरफ चौकीदार घूमता हो, या आपकी गेटेड कम्युनिटी है, आप अपने आप को सिक्योर मान के चलते हैं। हमारे यहाँ जो गार्ड बैठा है वो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। उसी अंदाज में अतीक एक दबदबा कायम कर चुका था। उसने क्या किया, वो जो रेलवे का टेंडर 1 लाख रुपए का होता होगा, वो उसने 50,000 में खरीदना शुरू कर दिया और 1 करोड़ में बेचना शुरू कर दिया। यहां से अतीक के पास पैसा आना शुरू हुआ। 50,000 में बेचना, और एक उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा, ठीक है। कि रेलवे ने उसकी कीमत 1 लाख लगा रखी है। अतीक ने कहा टेंडर तो हमका मिली, एक ही करो कीमत कम। अब कहते नहीं कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। अच्छा। तो अतीक इलाहाबाद में रहना है तो अतीक अतीक कहना है। तो क्या है, बेचारा कोई रेलवे कर्मचारी है, कोई सुपरवाइजर है, कोई सुपरिटेंडेंट है, क्यों अपना परिवार और किसी जोखिम में डालेगा? वो कहेगा छोड़ो यार। पुलिस में हर पुलिस वाला सिंघम नहीं होता ना। कुछ लोग ईएमआई भरने के लिए भी नौकरी कर रहे होते हैं, कुछ लोग बच्चे पालने के लिए कर रहे, कुछ अपना बुढ़ापा गुजारने के लिए कर रहे। तो वैसे ही तो अतीक ने वो टेंडर का खेल शुरू किया और करोड़ों कमाना शुरू कर दिया। एक वक्त आया जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे और लालू प्रसाद यादव ने घोषणा की कि रेलवे का जो मोटा स्क्रैप है, बड़ा स्क्रैप है, उससे रेल के पहिए बनेंगे। लोहे को गला के पहिए बनाएंगे। पहिए बनने लगे। स्क्रैप का काम छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। यहां से उसकी नजर जमीन पे पड़ी। क्या कर सकता था इलाहाबाद में? और या तो गंगा से बालू निकालता, यमुना से मोरंग निकालता, या जमीन का काम करे। तो उसे गंगा कछार में बहुत सारी जमीन दिखाई दी। वहां से उसने जमीन, कछार मतलब जहां से
नदी उतरना शुरू हो जाती है, एक इलाका होता है ना नदी, जहाँ से नदी उतर गई होती है, नदी का स्प्रेड जब कम होता जाता है धीमे धीमे, तो वो जो इलाका होता है उसको कछार बोलते हैं। तो कछार में उसको ज़मीन दिखी, उसने कहा इसी पर हाउसिंग स्कीम लाते हैं। अच्छा, वहां से उसने वो ज़मीन, बिल्डर बन गया भाई। हाँ, अब वो जब बिल्डर कैसे बना, मान लीजिए किसी किसान की ज़मीन 2 लाख की है, उसने 80,000 में लिखवा ली, किसी ने नहीं दी, उसको कंटाप मार दिया, और नहीं दी तो कट्टा मार दिया। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा कर लिया। जमीन का काम करते करते उसको समझ में आया कि गंगा कछारी ही जमीन नहीं है, जमीन तो सिविल लाइंस में भी है। उसने सिविल लाइंस की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया, जे हटो भागो, क्या ऐसे? ठीक, इस तरीके से भगाना शुरू। उसमें 2-3 हत्याएं भी की उसने, जो नहीं दे रहे थे हत्या हो गई उनकी, वो भी सब हो गया। यहां से वो जमीन पे आया, जमीन का उसने बड़ा कारोबार किया, दिमाग चला दिया उसने। उसने उस जमीन में जो प्लॉटिंग की, उसमें बहुत योजनाबद्ध तरीके से एक ब्लूप्रिंट तैयार करके मुसलमानों को बसाना शुरू किया। बताइए क्यों? दंगे के लिए। हम आम आदमी दंगा ही सोच सकता है केवल, ताकि मेरी उस सीट पर जितना मुसलमान होगा मुझे वोट देगा, मैं हर बार जीतूंगा। डेमोग्राफी चेंज कर दी उसने, चुनकर मुसलमानों को दिया जाता था नहीं तो वो गद्दी। और लिखवा कैसे लिया है लोगों से? मतलब लिखवाना मतलब सिर्फ प्रेशर से? लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुने हैं? हाँ। अभी आपके घर पे आके खड़ा हो जाए, बोले ये घर हमें चाहिए, क्या करोगे? क्या ही करेगा आदमी? तो क्या ही करेगा आदमी? आपके सवाल का जवाब हो गया। दाऊद इब्राहिम आपके पास आ जाए, ओसामा बिन लादेन आपके पास आ जाए और कहे कि ये घर चाहिए, पैसा बोलो, आप कहोगे साहब इसकी कीमत तो 3 करोड़ रुपए है। बोले छोड़ो यार, 80 लाख दे रहे हैं, खत्म करो काम। अगर आप थोड़ी सी टकराने की स्थिति में हैं, या आपके ऊपर कोई हाथ है, तो ठीक है, आम आदमी तो बेच के चल देगा ना, जान बचाएगा, बिल्कुल। जान बचाएगा कि मकान के लिए मरेगा। ऐसे चले गए लोग, कुछ ने कम में लिखवा दिया, कुछ ने मुफ्त में दे दिया, कुछ डर के भाग गए। खेत भी है? खेत वगैरह भी। हाँ हाँ, सब खेत में, तो क्या हो गया, जमीन नहीं है, खेत खेत क्या जमीन पे नहीं है? हमारा आप कहाँ बैठे हुए हैं, खेत ही तो थे यहाँ कभी। दिल्ली से लेके एनसीआर गुड़गांव तक पूरा चले जाए, खेत ही तो थे अभी। खेत बेच बेच के ही तो सबने ऑडी खरीदी है, और उस ऑडी में आलू ढोते रहे कुछ दिन तक। तो हर तरफ खेत और जंगल ही तो थे। वहां से वो जमीन हुई, उस जमीन से उसने अलग पैसा कमाया। उस जमीन की वजह से चंद्रकली या सूरजकली नाम था, उसके सामने उसके पति की हत्या की। कुछ हत्याएं ऐसी हैं जो कहीं नामजदी नहीं है। उसी जमीन के चक्कर में एक मदरसा था, वो मदरसा उस हाउसिंग स्कीम की डिजाइन बिगाड़ रहा था। तो वहां उसके गैंग के लोगों ने 9-9 साल, 12-12 साल, 14-14 साल की लड़कियों के किया। क्या बात कर? और इसके ऊपर आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? सब रिक्शे वाले और ठेले वाले उसमें नामजद कराए गए। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, अतीक किसी मामले में फंसा नहीं कभी। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट कभी ये ओपन नहीं? योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट अब आई है सर। मैं अतीक के बनने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। रेलवे स्क्रैप तो उसने अपनी शुरुआती दिनों नहीं, ये जो आपने बोला मदरसा वाले जो- मदरसा कांड, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, और उसको कभी रीओपन कभी नहीं किया गया? रीओपन मतलब मतलब इन्वेस्टिगेशन? सजा हो गई उसमें रिक्शे वाले खोमचे वालों को कि उन्होंने किया है। और किस हुआ? बाप रे। मदरसे में। किस हुआ? मदरसे में हुआ, यानी किसी स्कूल में हुआ, और स्कूल में का हुआ, बच्ची। मुसलमान बच्चियों का हुआ। और था कौन अतीक? मुसलमान। तो क्या वो अपनी कौम का भी था? क्रिमिनल की कोई कौम नहीं होती साहब, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। जमीन चाहिए, लस्ट ऑफ लैंड, यहां की वो कहानी है। ये है उसके बनने का, और वही मदरसा कांड उसके बिगड़ने की वजह भी बना। मदरसा कांड के बाद जो पूरी कौम थी, जो मुसलमान था, जो अतीक भाई करता था, उसने वोट देना बंद कर दिया। उसके बाद अतीक कभी चुनाव नहीं जीत पाए।
कभी नहीं चुनाव जीते। वो कोर्ट से बरी हो सकते हैं, सिस्टम के लूप होल का फायदा उठा के वो कोर्ट से बरी हो सकते हैं। उन्होंने तो राजू पाल जो विधायक था बहुजन समाज पार्टी का, तो उसको तो 5 किलोमीटर दौड़ाकर मारा था। लेकिन राजू पाल की हत्या की इंक्वायरी तो सीबीआई भी गई, उसमें भी अतीक को दोषी कहां माना गया? विधायक की हत्या की थी, सिटिंग एमएलए की हत्या की थी, क्या हुआ? उसमें भी नामजद नहीं। जो मुकदमे लिखत पढ़त में है वो करीबन 176-77 मुकदमे हैं अतीक पे, जिसमें 60 से ज्यादा मुकदमे सिर्फ हत्या के हैं और किसी में सजा नहीं है, किसी में सजा नहीं है। अतीक अहमद, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जब सुनवाई हो रही है कोर्ट में, 11 जजेस ने अतीक के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया था कि हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। माय गुडनेस। 12वें ने हिम्मत की, हम सुनवाई करेंगे। लेकिन वो हिम्मत जानते कहां तक थी? अतीक को जमानत देने तक। जमानत दे दी। तो इस देश में सिस्टम किस पे टिका है? 3 खंभों पे: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इस पर यह सिस्टम चलता है। 11 ने मना कर दिया, 12वें ने 12वें जमानत दे दी। भाई वंडरफुल। और ये बातें हॉरिबल। ये नहीं, ये तो गजब वंडरफुल सिस्टम चला। ये आपने बताया है, ये कहानी बाहर नहीं आए, बार बार इसको बताया ना जाए, तो किताब पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा, सब बताया। कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं बताई। ये सिस्टम है, इस सिस्टम में कोर्ट के अंदर घुस के हत्या होती है। क्या करेंगे इसका? कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, सबको माफियाओं को सबने पाला है। माफिया खद्दर पहने हुए उस पॉलिटिक्स का तमंचा है जिससे वो सबको डरा के रखता है। जैसे जैसे इस देश के बड़े बड़े व्यापारियों ने टीवी चैनल्स खोल के रखे हुए हैं। क्यों? टीवी चैनल उनके लठायत हैं। वरना अडानी को क्या जरूरत थी एनडीटीवी खरीदने की? अंबानी को क्या जरूरत थी न्यूज 18 खोलने की? एक बात बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। सपोर्ट करना, लठैत बनाना, यह है वो मसला। हर आदमी को एक लठैत चाहिए, हर आदमी को एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हर आदमी को सुरक्षा चाहिए, हर आदमी को दबंगई चाहिए। अगर ये दबंगई नहीं होती तो मुख्तार अंसारी गैंग ने एक सिपाही से कार्बाइन छीन ली थी, जिसको आप मशीन गन कहते हैं। कार्बाइन छीन ली थी। डिप्टी एसपी थे शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह ही नाम था, भूल जाता हूं नाम में उनका बार बार। उन्होंने वो कार्बाइन बरामद कर ली गैंग से मुचैटा लेके। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने शैलेंद्र सिंह की ऐसी तैसी कर दी। शैलेंद्र सिंह ने यंग एज में नौकरी से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देके चुनाव लड़ गए। और ये जनता जिसको आप कहते हैं कि त्रस्त है, जिसको आप कहते हैं कि परेशान है लोगों से, उस जनता ने शैलेंद्र सिंह को हराया और मुख्तार अंसारी को हमेशा जिताया। आपके घर में एक दिन देश के प्रधानमंत्री आ जाए, जब जाएंगे ना बाहर से, तो इस कॉलोनी में नहीं, लगभग आधी दिल्ली में आपका जलजला होगा। इस दिल्ली का कमिश्नर आपके घर आने लगे, उस दिन आप एक बड़े आदमी हो जाते हैं। एक मेरी किताब में एक हिस्सा है, इस किताब में नहीं दूसरी किताब में, कि एक आदमी के घर गृह प्रवेश हो रहा था। तो बोले कि गृह प्रवेश करते हैं, इन रिश्तेदार को बुलाएंगे, इन दोस्तों को बुलाएंगे, फला को बुलाएंगे, ढिमा को बुलाएंगे, बड़ी दावत देंगे 1000 आदमी की। तो जो घर मकान मालिक था उसने कोई नहीं आएगा, हमारे घर पे हमारे ये 15 दोस्त आएंगे, बस, और कोई नहीं आएगा। उसने कहा अच्छा। अब 15 दोस्त आए। वो 15 दोस्त जो आए
वो 70 गाड़ियों से आए। और जो 70 गाड़ियां जब खुली तो उसमें 250 बंदूकधारी और लोग थे। एक गाना बजा डीजे पे, तू लगा ले लू जब लिपस्टिक, जीले हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। और सारे गनर्स ने, सारे बंदूकधारियों ने आधे घंटे तक फायर किया, धड़धाड़ 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 धड़, दिवाली हो गई। उसके बाद वो गाड़ियां आधे घंटे बाद चली गई। मोहल्ला नहीं, आधा इलाका जान गया कि भाई बहुत दमदार है। गृह प्रवेश करके क्या करता? हो गया गृह प्रवेश साहब, कोई मोहल्ले वाला उससे जिंदगी में बिना नमस्ते और सलाम किए जाएगा नहीं। उसको मालूम है कि बहुत बंदूकें हैं इसके पास। ये है सर, इसको बोलते हैं अनसीन पावर डेलीगेशन। वो आपको पावर देके चले गए। तो जनता भी चाहती है कि हमारे घर मुख्तार वोट मांगने आए, क्योंकि जब उनकी गाड़ियां रुकेंगी, जब किसी अतीक की रुकेगी, किसी रिजवान जहीर की उतरेगी, किसी ब्रिजेश सिंह की उतरेगी, किसी शहाबुद्दीन की जब गाड़ी हमारे घर पे रुकेगी आके, हमार रंगबाजी हुई है। अगर ये जनता नहीं चाहती तो फूलन देवी कैसे सांसद नहीं, पहुंचती? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दोषी कौन है? हम हैं, जनता है। लेकिन इस जनता पे कोई बात नहीं करना चाहता। We get the leaders, they are representatives of us. हाँ। Yeah. You are taking it to, मतलब काफ़ी डीपर लेवल पे आप चीज़ें समझा रहे हैं। तो आपने सर रेल स्क्रैप वाला बताया, लैंड ग्रैबिंग बताया, फिर आप वो एक बात बता रहे थे कि ज़मीन कब्जा करके डेमोग्राफी सिस्टमेटिकली चेंज करना। कहाँ पे ये, मतलब ऐसे कितने इलेक्शन जीतने थे जो, मतलब सिर्फ अपने क्षेत्र में या बाहर भी? व्हाट वाज दिस सिंडिकेट? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि 75 साल बाद नरेंद्र मोदी को रिटायर होना होगा। हो गए? नहीं। क्यों? हो जाना चाहिए था। उन्होंने खुद ही नियम लागू किया था पार्टी ने कि 75 साल के बाद किसी को टिकट नहीं मिलेगा। यहां पे कल्याण सिंह गवर्नर भी बनेंगे और गवर्नर की रिजीम खत्म होते फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे, संवैधानिक पद लेने के बावजूद। कौन चाहता है सर? आखिरी सांस तक आदमी पावर चाहता है। तो जिसने अपनी जिंदगी भर की व्यवस्था करके रखी थी कि वोट तो हमारी जेब में रहेगा ना, नहीं, सिर्फ अपने क्षेत्र में। ये जो आप बोल रहे थे ना कि उसी की विधानसभा है वो, अच्छा, उसकी विधानसभा है। डेडिकेटेड वोटर नहीं होता वो उसका। जिसे लाके बसाया गया है। हाँ, और क्या। आज की पॉलिटिक्स तो ऐसी हो चुकी, आज की क्या हो चुकी है वैसे ही हो चुकी है। धर्म के नाम पे वोट पड़ता है, जात के नाम पे वोट पड़ता है। मैं कह तो रहा हूं कि मैं निकलूंगा तो आखिरी में त्रिपाठी भी देखूंगा ना, हाँ, हाँ। फिर मुझे समझाया जाएगा, बे तुम त्रिपाठी नहीं हो, तुम हिंदू हो, हम हिंदू पे वोट देंगे। तो कोई अतीक अगर डेमोग्राफी चेंज कर रहा है इस तरीके से, तुम अपने करियर के बारे में सोच रहा है। आप पैसा कमाएंगे, शेयर्स में लगाएंगे, जी। वो और क्या आता है किसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं एक बड़ी, वो बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में जाएंगे, इन सब चीजों में जाएंगे, या एफडी करेंगे, जी। या जमीन खरीदेंगे, या मम्मी जेवर खरीद लेगी। हम्म। यही तरीका है एक आम आदमी के पास पैसा जोड़ने का। तो उसका तो पैसा, पावर, सब कुछ नेतागिरी है ना। क्योंकि जब तक वो व्हाइट कॉलर्ड है, जब तक वो खद्दर पहने है, तो जिस दिन वो कुर्ता उतारेगा तो उसके बनियान पे तो खून के छींटे होंगे। बिल्कुल। तो खून के छींटे छिपाना ज्यादा जरूरी है ना। नेता बनने से और पावर आती है कि अब हमारे पास संवैधानिक पावर भी है। क्योंकि जब एक अतीक विधानसभा पहुंचता है तो वो माफिया नहीं होता है साहब, वो विधायक जी होता है, वो सांसद जी होता है। उसके एक वोट से न्यूक्लियर डील। किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। उनको वोट चाहिए, मॉरल कहीं नहीं है। खामखा में किसी चीज में मॉरल मत खोजिए, जी। मॉरल नाम की कोई चीज है नहीं। और मैं तो साफ कहता हूं कि पॉलिटिक्स में और कुछ नहीं होता है, केवल राजनीति होती है। मायने दोनों के एक ही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता है, केवल राजनीति होती है। और राजनीति का मतलब क्या है? जो नीत राज कराए, वो राजनीति है।
तो अतीक ऐसा कर रहा था, तो ये उसकी योजना थी, ये उसकी योजना थी। और उसका कद, जिसको बायोडाटा कहते हैं, उसका कद इतना बड़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी थी वो। एक सीट तो बनती है ना। तो सबसे पहले अपने गुरु को, पॉलिटिकल लीडर को एलिमिनेट किया। उसके बाद उसके बाद कैसे, मतलब क्रोनोलॉजिकली ये चीज़ कैसे आगे बढ़ी? पहली बार जिस दिन जीता है उसी दिन विधायक बन गया, जिस दिन गुरु को मारा है। उसके बाद पार्टियों ने हाथ रखना शुरू किया। सारी पार्टीज में आपको गिना ही चुका हूं, मुलायम सिंह हो, हुँ, चाहे सोनेलाल पटेल हो, हुँ, सबने उस पर हाथ रखा। हुँ, तो सबने उसको मुलम्मा तो दे ही दिया। ऐसे बनता गया, सांसद बना, सांसद बन के संसद तक वोट देने गया। और उसके बाद फिर एक सरकार आती है, लेकिन इस बार सरकार का मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ था। नहीं, मैं एक बार, सॉरी टू कट यू सर, मैं एक्चुअली ना आई वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ हिज क्राइम्स। जैसे मैंने आपको मदरसा कांड बता दिया। कि ये वेपन्स, शूटर्स, पॉलिटिशियंस, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, एक्सटॉर्शन, राइट्स, विटनेस इंटिमिडेशन, लैंड ग्रैबिंग। आपने लैंड ग्रैबिंग और वो बहुत डेप्थ में बताया, रेल स्क्रैप, लैंड ग्रैबिंग और क्या-क्या ऐसे, क्योंकि ये सिंडिकेट्स है ना, जिस तरीके से ये एक अतीक अहमद इज़ एन इंडिविजुअल, बट दीज़ क्राइम्स आर प्रेवलेंट अक्रॉस द सोसाइटी। हम्म। तो अगर आप सिर्फ जैसे लैंड ग्रैबिंग आपने समझाया, वैसे ये विटनेस इंटिमिडेशन, ये क्या मतलब, मोडस ऑपरेंडाई से बहुत चीज़ें समझ आती हैं। जैसे एक अशोक साहू था शायद, एक गली से रोड जुड़ती थी, हुँ, तो अशोक साहू की गाड़ी रोड पे आ रही थी। हुँ, इधर से अतीक के भाई की कार, गाड़ी जो थी वो गली में जा रही थी। तो उसने कहा गाड़ी बैक कर लो। तो उसने कहा साहब पीछे से जगह नहीं है हमारे पास, आप मेन रोड पे हो, आप हल्का सा करो मैं निकल जाता हूं। हुँ। अतीक की गाड़ी पीछे कराओगे तुम, मार डाला उस आदमी को। क्या बात कर रहे हो? अतीक के रिश्तेदार की बेटी थी अलकमा। अलकमा को मोहब्बत हुई अपने ड्राइवर से। ये एक अलग बात है कि वो हिंदू था। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अतीक मुसलमानों का भी नहीं था। हुँ, मदरसा कांड, हुँ, उस अलकमा को और उस ड्राइवर को ब्रूटली मार के ऑनर किलिंग भी की है उसने। ओके। सूरजकली या चंद्रकली में नाम भूल गया, जिसके जमीन को लेके उसने उसके पति को मरवा दिया। मदरसा कांड आपको बता ही चुका हूं। चांद बाबा का जब गैंग उसने खत्म किया तो एक हमन और जग्गा थे, छम्मन और जग्गा, वो चांद बाबा के दाएं बाएं थे। उसको 3 साल तक ट्रेस किया, बॉम्बे से पकड़ के बुलवाया। इतना मारा कि उसमें एक तो मर गया, दूसरा मरना सन्न हो गया। दोनों की लाशें, दोनों की मतलब एक की लाश और एक का अधभरा शरीर उसने कसारी मसारी में फिकवाया। और वहां का जो थानेदार था उसको फोन करके, ए दरोगा जी, उठा ले जाओ दोनों पड़े हो, एक जो जिंदा है उसका इलाज करा दो, जो मर गया उसकी लाश उठा लो। दरोगा कहते, जी विधायक जी। पुलिस तो साहब उसकी जेब में थी, और रहनी भी चाहिए। सिस्टम ने पुलिस को अलाउ कर रखा था कि आप जेब में ही रहेंगे। ये सिस्टम तय करता है कि पुलिस कब तक आपकी जेब में रहेगी, और ये सिस्टम तय करता है कि वो पुलिस जो आपकी जेब में थी, जब आपका मर्डर हो रहा होता तो अपने होल्स्टर में भी हाथ नहीं डालती है, सरेंडर करने देती है अपने मर्डरर्स को। ये सिस्टम है। ये सिस्टम तय करेगा कि कब तक कश्मीर में धारा 3 लागू रहेगी, और ये सिस्टम तय करेगा कि किसकी विल पावर है कि वो उस धारा को हटा दे। ये सिस्टम तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो के फैसले के खिलाफ राजीव गांधी संसद में उसको पलट देंगे, और ये सिस्टम तय करेगा कि कब 3 तलाक पे कानून बन जाएगा। अपने अपने सिस्टम है, अपने अपने एजेंडे हैं, अपना अपना स्टाइल है।
ये सिस्टम तय करेगा कि इस देश में राम को मानने वाला जो देश है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अगर उसके मंदिर को बनाने के लिए किसी मस्जिद को तोड़ा जाएगा तो उस पे गोली चला दी जाएगी, उन लोगों पे लोग मार दिए जाएंगे। और ये सिस्टम तय करेगा कि जब उसकी सत्ता होगी तो मस्जिद गिरा दी जाएगी। ये सिस्टम तय करता है। कल्याण सिंह मस्जिद गिरा देते हैं, मुलायम सिंह मस्जिद बचा लेते हैं। इसके पीछे ये मत जाइएगा कि वो मुसलमान के लिए काम कर रहे थे और वो हिंदुओं के लिए काम कर रहे थे। दोनों की पॉलिटिक्स ही ऐसे चल रही थी। उनको मुस्लिम इंटैक्ट रखना था, इनको हिंदू इंटैक्ट रखना था। दोनों ने अपना अपना काम किया। और अयोध्या में ढांचा गिरने से ज्यादा बड़ी घटना जानते क्या थी? जब मुलायम सिंह ने, कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई भाजपा से हटने के बाद, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी नाम था। कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ मंच में खड़े होके एक दूसरे के लिए नारे लगा रहे थे। वो राजनीति की सबसे बड़ी घटना थी। तो ये सिस्टम है। ये सिस्टम कभी इमरजेंसी लगाता है और ये सिस्टम कभी अनसीन इमरजेंसी पैदा करता है। साथ में बैठे थे। तो अतीक इस तरीके से उस सिस्टम के साथ काम करता था। वो सिस्टम चलाने वाला बन चुका था। आपने बोला दरोगा को बुला के बोला कि 2 लाश वहां पड़ी है, बोला। और कभी इनकी लाइव स्किनिंग भी की थी? है? इनकी लाइव स्किनिंग भी की? लाइव स्किनिंग की मतलब चमड़े उधार दिए ये? वही छम्मन और जग्गा की तो बात है। कांटे वाले हंटर से मार मार के, चाय गरम डाल डाल के, उस तरीके से छम्मन ने उसके मुंह पे चाय फेंक दी थी। उसकी पूरी बॉडी 50-60 लीटर गरम चाय से नहला दी उसने। माय गुडनेस। देखिए ऐसा है, आपके लिए बड़ा ब्रूटल लगता होगा आपको कि अरे यार, एक गाड़ी बैग करने के चक्कर में एक आदमी की हत्या कर दी। जी। नहीं साहब, ये मैसेज होता है, एक माफिया का मैसेज होता है। अतीक ने ऐसा कर दिया। मैंने तो बस वो वीडियो देखी थी सर। मेरे को तो फ्रैंकली तब पता चला था कि अतीक अहमद कोई पॉलिटिशियन भी है और ऐसा दादागिरी चलती है। वो एक यूनिवर्सिटी में उनके पूरा सुएट्स, पूरा गैंग। वो पहली घटना थी। आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है? जी। गैंग्स ऑफ वसेपुर में पहले फोन था, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल आया। हाँ। ऐसे अतीक के साथ था। हाँ। उसको मालूम ही नहीं था कि साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, अब सीसीटीवी कैमरे भी हैं। वो सीसीटीवी फुटेज अतीक का मारते हुए, पीटते हुए, कॉलेज में बवाल करते हुए मनोज राजन त्रिपाठी ने ही सबसे पहले दिखाया। अतीक अहमद का फोन मेरे पास आया, अब तुम हो दिखाई हो त्रिपाठी जी, तुमने अपनी बात कह दो आके। तो अतीक मेरे साथ लाइव पे बैठा। वो पहला मसला था जिसमें वो जेल गया। अतीक को सबसे पहले नष्ट करने का काम जिसने शुरू किया था उसका नाम था मायावती। कई कॉम्प्लेक्स गिरा डाले थे अतीक के खिलाफ, बुलडोजिंग करा दी थी, सब कुछ मायावती ने। अच्छा। हाँ, पहला काम मायावती ने ही किया अतीक को बर्बाद करने का। लेकिन सत्ता जाने की वजह से वो मसला बन नहीं पाया। फिर योगी आदित्यनाथ आए जब। नहीं तो इनकी इनका पीक कहाँ हुआ? जैसे कि भाई क्राइम पीक मदरसा कांड तक उसका पीक था। ये कब हुआ मदरसा कांड? ये मसला है 2006 और 7 का। 6 साल। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट का लगभग 1 साल बाकी था। ठीक है। उस समय 3 कांड हुए। एक मदरसा कांड, दूसरा कविता कांड। मेरठ में एक एसोसिएट प्रोफेसर थी मेरठ यूनिवर्सिटी में, उसको मार के फेंक दिया गया, बॉडी उसकी आज तक नहीं मिली है। वो कांड और निठारी कांड, 3 कांड हुए थे एंड ऑफ मुलायम सिंह गवर्नमेंट के आसपास। तब अमिताभ बच्चन एक विज्ञापन करते थे, उत्तर प्रदेश में है दम क्योंकि जुर्म यहाँ है कम। और इस विज्ञापन ने जनता को और टीज कर दिया, इरिटेट किसकिचा दिया होगा। हाँ। किसकिचा दिया। तो मायावती की गवर्नमेंट आ गई। वहां तक था मसला ये। फिर इनका क्राइम का क्या पीक हुआ? लाइक रेल स्क्रैप से शुरू होते होते वेयर ही वाज स्पीकिंग। यार सबसे बड़े कांड कौन सा? भाई 78-77 के मर्डर से लेके चांद को मारने के बाद वहां से उसका पीक शुरू होता है।
अगर पीक नहीं होता तो 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद कैसे और बनता? उसके बाद वो जहाँ पे होता है ना मदरसा कांड के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। डाउनफॉल शुरू होता है। मैक्स मदरसा कांड था हाँ, पॉलिटिक्स जाने लगी ना उसकी, नेतागिरी जाने लगी। मैक्स वहां तक और पहुंचा। एक्शन मायावती जी ने लिया। पहला एक्शन मायावती ने लिया। रीजन क्योंकि वो एसपी को सपोर्ट करते थे। नहीं, मायावती पर एक समय था जब मायावती यानी बस बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली-जुली सरकार थी उत्तर प्रदेश में। हम्म। उस सरकार में मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया क्योंकि मुलायम सिंह बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे लोगों का तबादला अपने हिसाब से कर रहे थे। काशीराम ने कहा और मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने पर मुलायम सिंह और उनके विधायकों ने, साथ के लोगों ने मायावती के खिलाफ हल्ला बोल दिया। लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम है मीराबाई गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है। उस गेस्ट हाउस में मायावती विधायकों की मीटिंग लग रही थी। वहां 200-300 लोगों ने हमला बोल दिया। उसमें मायावती की जान लेने की भी कोशिश की गई। सिलेंडर, गैस का सिलेंडर फटा, उसमें आग लगाई गई। मायावती के दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई और इसमें सबसे आगे था अतीक अहमद। ये मायावती की अतीक को लेकर नाराजगी थी। ओ भाई, इसलिए क्या मायावती डेयरिंग है। इसलिए मायावती जब सत्ता में आई तो उन्होंने अतीक को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की। आप समझ रहे हैं? अतीक अहमद ने जब परमाणु संधि के दौरान वोट दिया है, उस वक्त मुलायम सिंह अपने सांसदों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट में थे, यानी सरकार नहीं बचानी है, और मायावती कांग्रेस के साथ थी। तो अतीक को मुलायम सिंह ने यह कहा था कि आप सरकार के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन मायावती की पुरानी नाराजगी को खत्म करने के लिए अतीक ने कांग्रेस के सपोर्ट में वोट दिया कि मायावती खुश हो जाए इस बात से। लेकिन मायावती इन सब चीजों से उसको कोई फर्क नहीं। आप किसी के संग उसको मारने की कोशिश करेंगे, उसका दरवाजा तोड़ेंगे, सिलेंडर फाड़ेंगे, मर भी सकती थी ना मायावती उस दौरान। तो उन्होंने अतीक को कभी माफ नहीं किया। तो 2007 से ये 2007 से 12 में फिर अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आ गई। एक्शन शुरू हुआ इन पे। 2007 से 12 के बीच में ये एक्शन हुआ, बट ये कुछ मेजर एक्शन नहीं थे। नहीं, उसके कॉम्प्लेक्स गिराए गए, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीज की गई। इंटरनली अतीक को के एनकाउंटर की भी प्लानिंग थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? प्रेशर आ जाता है, तमाम सारी चीजें। उसके पास कांग्रेस की पावर भी थी, कांग्रेस मायावती को सपोर्ट करती, मायावती कांग्रेस को सपोर्ट करती, सब हैंड इन ग्लव्स हैं। तो कहते हैं छोड़ दो इसको, इस तरीके की बात है। अभी एक्शन मत लो। हाँ, ये सब डीलिंग पानी का मसला, ये पॉलिटिक्स, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। विल होगी ना, विल अगर होगी तो फिर कश्मीर है, फिर राम मंदिर है, सब कुछ है ना। विल नहीं होगी, सोर्स सिफारिश मानी जाएगी, तो फिर विल है तो राष्ट्रीय राइफल है, वैसे टाइप को बात है। सब कुछ है। सही बात। ये है मसला। फिर योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट थी, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके थे स्टार्टिंग से। मतलब इनका कोई ऐसा कुछ पास्ट रहा है? किसका? योगी आदित्यनाथ, अतीक अहमद, कुछ ऐसा? नहीं, कभी नहीं, कोई पास्ट नहीं, कुछ नहीं, नो पास्ट। कोई पास्ट क्या है इसमें? कुछ नहीं इसमें। हाँ, मतलब आप कहानी के तौर पे जानना चाहते तो कोई पास्ट नहीं है। अतीक अहमद माफिया है, चुपचाप जेल में पड़ा था। हाँ। योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई शुरू की। इसने एक व्यापारी को, एक कुशीनगर या देवरिया की जेल में बनता, वहां एक व्यापारी को पीटा, उसने पीटा। नहीं, मतलब इनकी कोई पॉलिटिकल राइवलरी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। नहीं, पर्सनल कुछ नहीं था। एक इलाहाबाद, एक गोरखपुर। वो अरे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं था। मुख्तार अंसारी से कहेंगे तो था, लेकिन अतीक से कुछ नहीं था। ओके। तो अतीक के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि जेल में व्यापारी को पीटा, लिहाजा एक और मुकदमा दर्ज करो। अतीक को लगा तब तक मुसलमान जो क्रिमिनल थे, माफिया थे, मुलायम सिंह, योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ खूब कार्रवाई कर। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद क्या क्या चीजें चेंज होने लगी, तब ये स्टोरी ज्यादा मतलब कॉन्टेक्स्ट में आएगी। अतीक के रेफरेंस में पूछ रहे हैं या टोटल? इन जनरल पे आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अतीक अहमद को अपनी जेल गुजरात शिफ्ट करानी पड़ी।
मुख्तार अंसारी को यूपी की जगह पंजाब में रहना पड़ा जाके। क्या इन्होंने अर्जी डाली कि हाँ, कोर्ट में अर्जी डाली जाती है, कि हमें दूर कर दीजिए यहाँ से? हमें यहाँ से हटा दें, हमारी जेल ट्रांसफर कर दिया, जान का खतरा है। बाप रे। कर दिया गया, हम्म। चले गए, और सब जेल चले गए? सब जेल ही में थे वो। अच्छा, जेल में ही। अतीक जेल में था, मुख्तार जेल में था। लेकिन योगी आदित्यनाथ का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और जो वर्किंग है हम्म। वो अलग थी। बहुत सारे, विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ है, हम्म। विकास दुबे भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, और भी बहुत सारे हिंदू मारे गए हैं मुठभेड़ में, लेकिन मुसलमान ज्यादा मारे गए। जो ज्यादा गुंडई कर रहे थे, माफिया थे, उनको मारा गया, लेकिन मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। ये क्या एसेंशियली सपा के टाइम में बने हुए थे ज्यादा? आप योगी आदित्यनाथ पे आइए, भाजपा पे मत आइए, क्यों? भाजपा की गवर्नमेंट में तो थे अतीक ना। क्या भाजपा की कभी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी क्या? क्या राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? सपा के समय, मतलब ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण ज्यादा हुआ है ना, तो क्या वो क्या कांग्रेस के समय नहीं हुआ था? कांग्रेस तो करती है तो मेन। हाँ, तो सपा भी करती है, उसमें क्या वोट बैंक है उसका? वोट बैंक है उसका। तो ये जो जो मतलब मारे जा रहे थे, ये क्या मोस्टली सपा के थे? कौन? ये जो आप बोल रहे हैं ना, नहीं, मुस्लिम गुंडे। आप किसी को सपा कहेंगे ना, हाँ। तो फिर उस आदमी का सपा का कार्यकर्ता होना जरूरी है। अच्छा, उस आदमी का सपा का पदाधिकारी होना जरूरी है। ठीक बात। कोई जरूरी थोड़े ना कि एक मुसलमान गुंडा होगा तो सपा का सदस्य होगा, उसको समाजवादी पार्टी कैसे कह सकते हैं आप? या कोई हिंदू गुंडा होगा तो उसको आप कह देंगे ये भाजपा का होगा, ऐसा कैसे? ठीक बात। ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होगा ना। हम्म। तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये जब कार्रवाइयां शुरू हुई तो सिर्फ ये नहीं होता था कि मनोज राजन त्रिपाठी एक माफिया है तो उनको जेल भेजेंगे प्लस उनकी संपत्ति बुलडोज करेंगे, ऐसा नहीं था। गैंगस्टर एक्ट में परिवर्तन लाया गया। गैंगस्टर एक्ट का पहले था कि आपकी संपत्ति सीज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गैंगस्टर एक्ट जब लाया गया तो फिर यह तय हुआ कि आपके जितने साथी हैं उन सबकी संपत्ति, बाप रे बाप, पूरा माफिया नेक्सस खत्म कर देंगे। खत्म करने का ये तरीका, और होना चाहिए। यहां मैं पक्षधर हूं इस चीज का। माफिया कोई भी हो, माँ बाप, पत्नी, बच्चा, दोस्त, सबके यार, अकाउंट गुर्गे। सीज, और होना चाहिए। ऐसे ही खत्म होता है माफिया। मायावती का भी कानून, लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त था। तो ये जब शुरू हुआ तो अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को डर लगा, इन्होंने अपनी जेल ट्रांसफर करा ली। मुख्तार को पंजाब से लखनऊ लाना बहुत कठिन काम था, उत्तर प्रदेश लाना। कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट किया वहां पे, कांग्रेस आने नहीं दे रही थी मुख्तार को। हालांकि होना सब कोर्ट के थ्रू था, लेकिन आया मुख्तार। वही जैसे कोई एक आदमी किसी की हत्या करके इंग्लैंड भाग जाए, जैसे अभी यूएस से लाया गया लॉरेंस बिश्नोई का भाई, तो ऐसे फिर मुख्तार को पंजाब से लाया गया। फिर योगी आदित्यनाथ ने किया, योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया एक्चुअली। किया धरा जो कुछ भी था वो अतीक अहमद का था। छोटी सी वो जो योजना थी, उसकी हाउसिंग स्कीम थी, उसके प्लॉट बिक रहे थे, और उस प्लॉट का सुपरवाइजर कौन था? उमेश पाल। उमेश पाल कौन? राजू पाल, जिस विधायक को दौड़ाकर मारा था, उस हत्या का गवाह था। वो गवाह 2 करोड़ रुपए में बिका, पलट गया। सीबीआई का गवाह था, पलट गया, जबकि राजू पाल का एकमात्र गवाह वही था। और वो सिर्फ गवाही से नहीं पलटा, वो अतीक का चेला भी हो गया। इसके बाद अतीक अंदर चले गए। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। उमेश पाल को लगा अब का आई है, खत्म अतीक। गैंग्स ऑफ वासेपुर में नहीं है, खलनायक खत्म। तो उमेश पाल को लगा खत्म। तो उमेश पाल जमीन तो बेच रहा था, पैसा नहीं दे रहा था उनके परिवार वालों को। तो अतीक ने साबरमती जेल से फोन करके कहा कि पैसा दे दो। तो उसने कहा शादी होगी अभी तो उसमें दे देंगे। शादी में अतीक की पत्नी और सारे लोग मिले उसको, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, तो गाली गलौज हुई। गाली गलौज में उमेश पाल ने कहा कि अतीक के दिन गए और उनको बता देना कि उठा के जमीन में गाड़ के कब्र खोद देंगे। अब यहां से अतीक को लगता है कि अरे ये सब टिन्नी टिन्नी टाइप के लोग अब मुझे कंटाब मार के जा रहे हैं। जमीन अतीक की थी।
हाँ, अतीक की ही तो प्लानिंग है, गुरु वही मदरसा, वही कछार जो आपको बताता चला आ रहा हूँ, हम्म, वही डेमोग्राफी चेंज करने वाली जगह। हम्म, वहां से अतीक ने कहा कि मारो उमेश पाल को। बरेली जेल में अशरफ बंद था, उसने प्लानिंग की, अशरफ भाई उसका। हम्म, शाइस्ता जो उसकी बीवी थी, उसने पूरे ऑपरेशन को लीड किया, बाप रे। पूरा ब्लूप्रिंट बनाया। लोग इकट्ठा हुए, शूटर्स इकट्ठा हुए, और उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या की गई। जानते हैं क्यों? उसमें आप देखेंगे गुड्डू मुस्लिम नाम का भी एक आदमी है, जो झोले से बम निकाल के केवल ऐसे ही फेंक रहा है हवा में, धम धम धम, धुआं 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 हो रहा है, ये दिखाने के लिए कि गब्बर इज बैक, ग्रेंजर क्रिएट करने के लिए। इस कांड को थोड़ा बताइए ना, ये क्योंकि दिन दहाड़े हो रहा था ये, मतलब इसकी क्या बताऊं, बताया तो आपको पूरा मतलब डिटेल में। हाँ, डिटेल में ही बता रहा हूं कि वो पैसे नहीं दे रहा था, हाँ, तो उसको कई बार कहा कि यार पैसा दो, फिर धमकाया कि पैसा दो, फिर वो शादी में मिला पर पैसा नहीं दिया, नहीं दिया, ऊपर से कहा कि अतीक को उठा के, अतीक खत्म हो गए हैं, उठा कबर खोद दूंगा उनकी। क्यों? उमेश पाल तब तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका था, तो उसको लगा योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, कौन अतीक आएंगे अब। वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अतीक बैट बैलेट हो गए, पगला गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिस योगी आदित्यनाथ के डर से वो उत्तर प्रदेश से भाग के गुजरात गए थे, उनको लगा कि यार ये टीप मार के जा रहा है, कल का लौंडा, 2 करोड़ में जो बिका था, चेला टाइप का आदमी, ये साला मुझे कबर खो देगा, ये मुझे धमकी देगा, मेरा पैसा मार देगा ना, मरवा डालो साले को, तो दिखाई देगा जनता को कि अतीक खत्म नहीं हुए हैं, अतीक अब भी है। वो ग्रेंजर दिखाने के चक्कर में अतीक अहमद ने बड़ा मर्डर प्लान कराया। बड़ा मर्डर प्लान कराने के पीछे का मतलब होता है दिखे लोगों को। 5 किलोमीटर तक विधायक को गोली मारने का मतलब क्या होता है? विधायक को तो एक ही जगह गोली मार के खत्म कर देते, काम खत्म हो गया, तो किसी से मरवा देते, पता ही नहीं चलता किसने मरवाया। नहीं, पता लगना चाहिए कि अतीक ने मारा है। अरे फिल्में आती हैं, शुक्रवार को रिलीज होती है, मंडे तक अगर चली तो चली, वरना अगले हफ्ते दूसरी पिक्चर का इंतजार है। तो इनके लिए भी ये काम होता है, इनको भी अपनी पिक्चर रिलीज करनी होती है वक्त वक्त पे, और बताना होता है कि अभी भी हम 500 करोड़ वाली पिक्चर है, अभी भी हम जिंदा है। जिंदा है। वो जिंदा दिखाने के लिए दिवाली मनाते हैं। हम्म, आपकी कॉलोनी में दिवाली मनती होगी, हम्म, पटाखे अटाखे छोड़ छाड़ के आप लेट जाते होंगे बाद में। हम्म, रात में 2 बजे के आसपास अचानक धड़ 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 पटाखा एक छूटना शुरू होता है। वो चटाई होती है, लड़ी होती है जिसको जी कहते जी हैं, जी जी, वो होता है दिवाली का बादशाह। धुआं धुआं बॉस है। धुआं धुआं कर दो, 10,000 की लड़ी छोड़ दो, इतना धुआं कर दो कि लोगों को समझ में आए कि जहां से तुम्हारे पटाखे खत्म होते हैं, वहां से हमारे धमाके शुरू होते हैं। ये दिखाना था। उमेश पाल के जरिए बाकी और लोग जो पैसा दबाए बैठे थे, उनको ये मैसेज देना था कि लाना शुरू करो पैसा। गलत कहां से हो गया मालूम है? विधानसभा चल रही थी, क्वेश्चन हो गए थे एकदम, विधानसभा चल रही लॉ एंड ऑर्डर खराब है। थी। अखिलेश यादव ने खुला, हाँ खुला बोल दिया, उनका मट्टी में मिला दूंगा, बिल्कुल। मिट्टी में मिला दूंगा इस माफिया को। यहां से माहौल बना। क्यों? इससे पहले कुछ खास योगी जी का मतलब एक खौफ तो था, बट कुछ खास ऐसा डायरेक्ट वो नहीं था। अतीक से हाँ, नहीं, जीरो, कुछ नहीं ऐसा। उ- यहां से चक्कर क्या है, आप समझिए, एक मिनट मेरी बात समझिए आप। हाँ, बात यह समझिए कि जब आप योगी का नाम लेते हैं तो क्या सोचते हैं आप? बुलडोजर बाबा। कौन सा बुलडोजर? जो माफियाओं के घर भी गिरा देता है, कुछ भी गिरा देता है। कुछ भी गिरा देता है। हम्म, वो परसेप्शन जिस योगी आदित्यनाथ का बन गया है, उस परसेप्शन को बनाने के लिए आज पूरे देश भर में चर्चा है कि क्या योगी मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, उस परसेप्शन को अगर कोई अतीक अहमद एक खुला मर्डर करके चैलेंज करेगा, तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए है। एब्सोल्युटली। ठीक है, और ये हुआ। अखिलेश यादव ने उस चीज को उठा दिया, तो फिर वो नेचुरल सी बात है। बुली कर दिया, हाँ, बुली कर दिया, वो झंझना गए। बिल्कुल। अरे विकास दुबे में भी यही हुआ था। हाँ हाँ हाँ, महाकालेश्वर के महाकाल के मंदिर से पकड़ के लाया गया भाई।
उसके घर में सिर्फ पुलिस छापा मार रही थी, आप एम्बुश लगा के 8-8-9-9 पुलिस वालों को मार देंगे। और फिर कोई बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा इस बात पर वकालत करेंगे कि ब्राह्मण विकास दुबे को मार दिया गया। यहां पे ब्राह्मण पॉलिटिक्स हो रही है, गुंडे ही खत्म हो गई। अरे जिसको मारा था वो भी तो ब्राह्मण थे, वो भी तो ब्राह्मण थे, नहीं थे तो हिंदू थे यार। हाँ, पॉलिटिक्स होती है इसमें। एक मुसलमान माफिया को मारने पर आपका हिंदू वोट बैंक और मजबूत होता है, यह भी एक फर्क है। किसी मुसलमान माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पे आपका हिंदू और इंटैक्ट होता है, समझिए इस बात को। और किसी अतीक की पैरवी करने पे मुस्लिम वोट बैंक आपका और मजबूत होता है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। अतीक भाई बोलने से, फिर कहूंगा आपसे, मीडिया के सामने बोलने, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। सही कह रहे सर। उमेश पाल हो गया उसकी नहीं, उसके बाद क्या होता है, उसका रिटेलिएशन क्या होता है? रिटेलिएशन, हाँ, अब तो तंत्र का रिटेलिएशन, आदित्यनाथ जी का भी रिटेलिएशन तो आएगा। तंत्र का रिटेलिएशन ये था कि अतीक अहमद को नामजद किया गया, हाँ। अतीक अहमद को साबरमती जेल से बुलाया गया, अतीक अहमद की पेशी होना शुरू हो गई और 3 शूटर्स उसका पीछा करने लगे। कोर्ट के बाहर, डॉक्टर रूम, बाहर निकलते हुए और झांसी, 4 ऐसी जगह थी जहां पे अतीक को मारने की प्लानिंग की और अतीक मार दिया गया। अतीक को मारना ही मतलब उसी टाइम से डिसाइड हो गया एक तरीके से। तो ये मतलब कौन थे लोग जो, ये लड़के, हाँ, जो अतीक को मारना चाहते थे, ये किससे कनेक्टेड थे? ये लड़के फटे हाल थे। हाँ। इन लड़कों के हाथ में 9.5 लाख रुपए की जिगाना पिस्टल थी, जिनके पास 900 रुपए नहीं होंगे। ये पिस्टल इनको मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। बाप रे। ये पिस्टल चली टर्की से, अजरबैजान, ईरान होती हुई पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजी गई और पंजाब से इन लड़कों के हाथ में आई। वहां ट्रेनिंग हुई। इस लड़के ने बुंदेलखंड के पाठा के जंगलों में अपने 2 और दोस्तों को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद, किसने ट्रेनिंग दी? ये लड़का बिश्नोई गैंग से ट्रेनिंग लेके आया। ओके। हाउ टू मर्डर, पहला मर्डर है उसका। मतलब सक्सेसफुल हुआ ना उसका? तो फर्स्ट मिशन, फर्स्ट मिशन था उसका। ये पहली सुपारी किलिंग, पहली सुपारी थी, पहली सुपारी थी। और उसने ये इसके साथ कुछ और बंदों को भी ट्रेन किया। अपने 3 लोग थे ना, तो पूरी प्लानिंग थी। तालिबान में एक जगह है पंजशीर, अफगानिस्तान में, नॉर्थ में। हाँ, अफगानिस्तान में। हाँ, सॉरी, तालिबान इसलिए निकल गया। हाँ, तो पंजशीर में तालिबान कब्जा नहीं कर पा रहा था। हाँ, तो विदेशी अमेरिकन चैनल था शायद, उसने लॉयन ऑफ पंजशीर के नाम से मशहूर थे अहमद शाह जी, उनका एक इंटरव्यू प्लान किया। इंटरव्यू चल रहा था, कैमरामैन थे, रिपोर्टर थे, इंटरव्यू चल रहा था। अचानक उन्होंने अपने बटन दबाया और तीनों ब्लास्ट हो गए और अहमद शाह भी मारे गए। ये वीडियो दिखाया गया इन लड़कों को कि आपको जर्नलिस्ट बन के मारना है। इनको कैमरा प्रोवाइड किया गया, इनको माइक आईडी प्रोवाइड की गई, सब कुछ प्रोवाइड किया गया कि जर्नलिस्ट की भीड़ ऐसी होती है, एक्सेसिबल होते हैं जर्नलिस्ट। बहुत बहुत बहुत। उस एक्सेसिबिलिटी का फायदा उठा के इन्होंने उसको मारा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, बट मिड्ढा गैंग जो था, जिसने लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ के रिश्तेदार की हत्या की थी, तो ये गैंग में गैंग वॉर शुरू हुआ। बम्बैया, वहां से ये चीज बढ़ी। प्रिंस तेवतिया मार दिया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, फिर उसी गैंग ने इसको मार दिया। अब टिल्लू तेजपुरिया जो तिहाड़ जेल में मारा गया, अगर आपने वीडियो देखा हो वाला, मतलब 25 बहुत ब्रूटल था, ब्रूटल मारा था 25-30 लोगों ने। उस टिल्लू तेजपुरिया की हत्या होनी थी रोहिणी कोर्ट में,
और उस कोर्ट में जो ये हत्या होनी थी, इसको प्लान किया था जितेंद्र गोगी ने। जितेंद्र गोगी मतलब लॉरेंस बिश्नोई का हाथ, टिल्लू तेजपुरिया मतलब एंटी गैंग का हाथ आदमी। इस लड़कों को बुलाया गया। टिल्लू तेजपुरिया उस डेट पे नहीं आया, लेकिन टिल्लू तेजपुरिया जो मिड्डा बम्बैया गैंग का जो बंदा था, उसने जितेंद्र गोगी को वकील के भेष में शूटर भेज के मरवा दिया। और जितेंद्र गोगी वॉज द मैन जिसने इन लड़कों को वेपन सप्लाई किया था और पैसे दिए थे। यहां से ये चेन ब्रेक होती है कि इनको किसके कहने पर जितेंद्र गोगी ने पैसा दिया, वेपन दिए। ये चेन ब्रेक हो जाती है। पुलिस इनको मारने देती है, इनको मारने देती है। वेपन्स वगैरह किसने, गोगी ने प्रोवाइड किए थे? लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोगी। ओके। पुलिस इनको मारने देती है। मारने के बाद ये जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ओके। और सरेंडर हो जाते हैं। पुलिस वाला कोई पिस्तौल भी नहीं निकालता, अपनी धीमे से आराम से सरेंडर कर देता है, चले जाते हैं सब। 2 कैदी थे जिनको अलग अलग हथकड़ियों में रस्सियों के साथ रखना था। दोनों कैदियों के हाथ बंधे थे। वजह, एक मारोगे दूसरा अपने आप गिर जाएगा, कोई भाग नहीं पाएगा। 70-80 किलो का वजन एक को लेकर चलना पड़ेगा ना, वो भी गिर जाएगा, दोनों को आसानी से मार दिया जाएगा। तो बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के तो 2-3 थ्योरीज है। एक थ्योरी ये है कि विपक्ष ने मरवा दिया इन दोनों को। क्यों? ताकि योगी आदित्यनाथ को प्रेशर बनाया जा सके, घेरा जा सके, इसलिए अतीक को मरवा दिया। एक थ्योरी ये कहती है कि अतीक को उन लोगों ने मरवा दिया जिनका हजारों करोड़ रुपया अतीक ने लैंड में और बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रखा है। किसका पैसा लिया था? बहुत सारे व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो सरकार में भी हैं, पार्टी में भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, अतीक के साथ में बहुत लोगों का पैसा डूबा है? जी साहब, डूबा नहीं है। हाँ। अब वो पैसा अतीक के होल्ड से निकल गया ना। किसके पास है वो पैसा? किसके पास है? हाँ। वो बहुत लोग हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। आपके पास शेयर है किसी कंपनी? सरकार के पास नहीं गया। नहीं, सरकार की बात ही नहीं करो, ये इंडिविजुअल बात है। ये सरकार कहाँ ले जाएगी वो पैसा? एक मिनट, सॉरी सर, बट एक बार, ये हाउ इट वर्क्स? हाँ, तो अतीक अहमद एक पॉलिटिशियन, एक मेरा जमीन का धंधा है। हाँ, मैं आपसे कहूं 50 रुपए हमको दो, हम जमीन खरीदते हैं, 1 साल में आपको 500 रुपए दूंगा। ओके। तो हमारा पैसा जो आ रहा है, क्या पॉलिटिशियन के पास ब्लैक मनी नहीं आता है क्या? अच्छा, सो ही वाज आल्सो टेकिंग मनी, और लोगों का भी पैसा उठा के काम कर रहा था ये? उठा के काम नहीं कर रहा है, हाँ। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद से। हाँ, अतीक भाई मेरे पैसे ले लो, लगाओ पैसा और एक्सपेंड। ये नोएडा से लेके हाँ। दिल्ली एनसीआर से लेके लखनऊ तक ये जो हजारों बिल्डिंगें बनी खड़ी हैं जिनमें कोई आदमी नहीं रहता, किसने खरीदी है? ब्यूरोक्रेट्स का, नेताओं का, बहुत सारे ब्लैक मनी कमाने वालों का पैसा ही तो लगा हुआ है वो। तो ऐसे ही लोग जो पैसा कमाते हैं वो इन्हीं चीजों में तो इन्वेस्ट करते हैं, कहां ले जाएंगे पैसा? एक और क्वेश्चन, क्या इसमें मतलब बिजनेसमैन भी अतीक अहमद को बोलेंगे? बिल्डर्स किसको? अतीक अहमद को क्या बोलेंगे कि कोई? हाँ, तो बिल्डर तो मतलब ये जमीन का काम करता तो बिजनेस दोगे? जमीन का बिजनेस करता है वो, जमीन का तो बिजनेस नहीं, माय क्वेश्चन इज, जैसे कि दिल्ली का कोई बिजनेसमैन है, हाँ। मुंबई का कोई बिजनेसमैन है, उसको पैसे बनाने, तो क्या वो भी यहाँ पे मेरे से 200 करोड़ बिल्डर्स बिगर बिल्डर्स? हाँ, बिगर बिल्डर किसी को अगर इलाहाबाद में बनानी है, इलाहाबाद में एक्सपैंड करना है तो इनके थ्रू ही करना है। इनके थ्रू करना है। अरे भैया, ये तो पूरी दाल ही काली है। ठीक है, इसकी वजह ये तो सर आपके ऊपर तंत्र कैसे एक्शन करेगा? आपने तो वोहरा कमेटी बता दी ना। ये तो बिजनेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, ये तो बीपी चढ़ाने वाली बात कही आपने। तीनों इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बंदे में, तो ये कैसे कुछ होगा? हाँ, तो उसके अंदर दम है ना। बहुत सही। तो और ये एक बार खत्म हुआ इकोसिस्टम, इतना एक्शन होने लगा बुलडोजर वगैरह का, तो ये जो जमीन कब्जा कर रखी थी या जो जमीन पे बिल्डिंगें बना रखी थी वो जमींदोज कर दी और सरकार ने सीज कर ली, तो इन सब का पैसा डूबा तो होगा।
केवल एक ही जगह थोड़ी ना लगा है पैसा, ओके, बहुत अननोन भी है ना। अच्छा, एक चीज सुनिए, हम्म, जरूरी चीज बता रहा हूं। जी, अतीक के मर्डर के 3 दिन पहले हम्म, सेंट्रल एजेंसीज का अतीक के और उनसे जुड़े हुए बिल्डर्स के ठिकानों पर छापा भी पड़ा था। सेंट्रल एजेंसीज मतलब ईडी? इनकम टैक्स, ईडी, और वहां के सारे रिकॉर्ड गायब है। रिकॉर्ड गायब है मतलब? अरे यार, कोई तो लिखत पढ़त होगी हाँ हाँ, कि मनोज राजन त्रिपाठी ने 5 रुपए दे रखे हैं, मनोज रंजन त्रिपाठी ने 200 रुपए दे रखे हैं, मनोरंजन त्रिपाठी ने 800 रुपए दे रखे हैं। कुछ तो लिखत पढ़त होगी, किसी के पैसे का हिसाब कैसे होगा? वो सारी चीजें गायब है। 3 दिन पहले ही एजेंसी का छापा पड़ा है। और एक थ्योरी ये लगे, अतीक का मर जाना लोगों के लिए फायदे का काम था। जो थ्योरी थी कि विपक्ष ने मरवा दिया योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए, अगर इस थ्योरी को मान लिया तो विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ को फंसाया और ये उसका फायदा था। और इस फायदे के पीछे की बात था कि अतीक मुसलमान था तो मुस्लिम वोट इंटैक्ट होता है। दूसरी थ्योरी थी कि जिनके पैसे इन्वेस्टेड है, अतीक ने ये मर्डर करके उनके लिए खतरा पैदा कर दिया तो इसको मार दो, पैसा अपना किनारे करो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तीसरी थ्योरी ये थी कि चूंकि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिला दिया। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिया। तो 3 थ्योरीज प्रिवेल करती हैं। अभी तक इसका कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। लाइक मैनी मर्डर्स का जैसे एलिगेशन है, नामजद नहीं हुए। जैसे अतीक के लिए भी था ना, नो वन किल्ड राजू पाल। हाँ नो वन किल्ड राजू पाल, जिसको अतीक ने मरवाया। हाँ, नो वन रेप्ड इन मदरसा। ठीक है। ऐसे अभी तक 3 शूटर हैं जो सामने दिखते हैं कि इन्होंने अतीक को मारा है। कनपुरिया भाषा में, यूपी की भाषा में कहता हूं, ये कलकल के लौंडे किसी को जिगाना पिस्टल से मार के बैठे हैं तो इनकी औकात 9 रुपए का चाय पीने की नहीं है, 9.5 लाख की जिगाना लेके घूमेंगे। हथकड़ी में बांधा जाएगा दोनों को, पुलिस दोनों सबको सरेंडर करने देगी, तीनों को। सारी कहानी लाइफ हाँ कहती तो है ये सब। असद बेटा, हाँ, तो उस गैंग में शामिल था जो मर्डर करने गया था। उसका पहले इनकाउंटर हो गया वो था। उसके पहले 2 और हुए, फिर असद का हुआ, फिर असद का हुआ। असद के लिए इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मतलब यहाँ पे, मतलब जैसे यूपी सरकार जनरली क्या, पकड़ा गया ना असद, मुठभेड़ हुई, मार दिया गया। किसका एनकाउंटर नहीं हुआ? नहीं, अतीक अहमद को अरेस्ट करके इतना, मतलब वो क्यों था कि जिगाना लानी पड़ी या कोई और आया? मतलब तंत्र ही क्यों नहीं डायरेक्ट एक्शन लिया? मतलब मार दे किसी को? हाँ, इनकाउंटर जैसे बाकी लोगों के साथ नहीं तो एनकाउंटर का क्या मतलब होता है? एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? मुठभेड़। हाँ, मैं समझ रहा हूँ बात। हाँ, मर्डर थोड़ी ना है। नहीं, पुलिस के पास किसी को मारने का अधिकार थोड़ी ना है। बिल्कुल, बट वो तो Encounter आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हाँ, वो जानते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे बुलडोजर उसके- जस्टिस है वैसे ही इनकाउंटर जस्टिस है। हाँ, तो किसी विकास दुबे की जब मौत होती है हाँ तो उसकी जीप पलटती है। हाँ जीप पलटते वो सिपाही की का हथियार लेके भागता है, हाँ, सिपाही पे गोली चलाता है, सिपाही अपनी आत्मरक्षा में उसको गोली मारता है। आत्मरक्षा में। ये एनकाउंटर है। हाँ। तो अतीक तो कहीं से भागा नहीं। अतीक की वैन तो पलटी नहीं। अतीक ने किसी का असलहा तो छीना नहीं। अतीक ने किसी पुलिस वाले पे गोली तो चलाई नहीं। अतीक कैसे मरा? उसको 3 लोग पत्रकार के भेष में मार गए, बस थ्योरी खत्म। मर्डर कर दिया। क्यों कर दिया? उसका पहला बयान, मुझे डॉन को मार के सुपर डॉन बनना था, खत्म हो गया। अतीक भी ऐसे ही बना था, उसको रंगबाज को मार के डॉन बनना था, वो चांद बाबा को मार के डॉन बन गया। इसका सपना था कि हम भी डॉन बनेंगे, तो डॉन बन गया। अब सर, आप इतना क्राइम का स्टोरी बताए हैं, तो आपसे मेरे को एक थोड़ा अनकनेक्टेड क्वेश्चन पूछना है, जैसे क्यूरियोसिटी है। चांगूर बाबा वाला केस आपने देखा है क्या? हाँ, देखा है। क्या ऐसे केसेस क्या हैं ये? नहीं, होते हैं केसेस ऐसे, होते हैं धर्मांतरण वाले। हाँ, फंडिंग, अभी लाल किला पे ब्लास्ट नहीं हुआ है क्या?
नहीं, चांगुर बाबा टाइप का केस कभी देखे हैं आप? धर्मांतरण के इसके अलावा मतलब इससे पहले चांगुर बाबा को पढ़ के ना बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि यार इतना दारा सिंह याद है आपको? दारा सिंह एक्टर नहीं, नहीं क्या? दारा सिंह था जिसने उसने धर्मांतरण के मामले में ऑस्ट्रेलियन मूल के थे, कौन थे उन तीनों, मियाँ बीवी बच्चे सब जला दिए थे क्योंकि वो धर्मांतरण कराने का उसको उस बात पे गुस्सा थी कि ये हमारा धर्म चेंज करा रहे हैं। तो छांगुर बाबा जैसे लोग होते हैं, धर्मांतरण होता है क्या? नहीं होता है क्या धर्मांतरण? नहीं, होता है। बड़ा सिंडिकेट लग रहा था चांगुर का जो विक्रम सिंह सर थे वो तो सर ऐसा है कि जब पकड़ा जाता है तो सिंडिकेट है ना, जब पकड़ा जाता है तभी तो उसकी ब्रांचेस खुलती हैं। उससे पहले तो सब नॉर्मल है। हाँ, एक स्टेट बैंक होगा तो दिल्ली में खुल के स्टेट बैंक थोड़ी ना काम करेगा, उसको हर मोहल्ले में ब्रांच खोलनी पड़ेगी। तो हर चीज की ब्रांच थी, धर्मांतरण का मिशन तो हर जगह चलाना पड़ेगा ना। जब अकबर का राज था तब सबसे बड़ा धर्मांतरण देश में हुआ था, और उस धर्मांतरण से घबराए हुए भारत, क्योंकि सब तो पहले हिंदू ही थे, उनसे घबराए हुए हिंदुओं को मजबूत करने के लिए बनारस के एक घाट पर एक राइटर ने किताब लिखी ताकि हिंदू अपने आप को मजबूत महसूस करे। उस राइटर का नाम मालूम है क्या था? गोस्वामी तुलसीदास। और उस किताब का नाम था रामचरितमानस, ताकि हिंदू राम पर भरोसा करें, एक नया मर्यादा पुरुषोत्तम उनके सामने खड़ा हो और उनको लगे कि जब रावण जैसा कोई व्यक्ति अनर्थ करता है तो उससे लड़ने के लिए भी राम खड़ा होता है। तो छांगुर, अरे पेट्रोल पंप का कितना बड़ा नेक्सस खोला था एसटीएफ ने कि पेट्रोल कम आता था, आप 1 लीटर डलाते थे उसमें से 100 ग्राम पेट्रोल कम होता था, ठीक है, और पूरा नेक्सस था, चिप लगती थी लगातार। एसटीएफ ने कितना बड़ा नेक्सस खोला था जी, हजारों करोड़ का घोटाला था। जब नेक्सस खुलता है किसी छांगुर बाबा का बहुत बुरा खुलता है फिर पूरा। तो फिर समझ में आता है कि धर्मांतरण कैसे करते हैं। कुछ और मेरे को छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं सर। इसके टॉप शूटर्स कौन थे? किसके? जो पूरा गैंग था, आपने बोला ये गैंग बहुत बड़ा था, अतीक का? हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना बड़ा गैंग हो गया था इन नंबर्स? क्योंकि कभी कभी आप बोल रहे हैं ना कि मैं तंत्र लाचार हो जा रहा है, तंत्र आपके सामने झुका हुआ है। नहीं, तंत्र अतीक अहमद के सामने झुका हाँ हुआ हाँ है। आज वही अतीक नहीं है ना, जी। आज वही अतीक नहीं है, आज वही अशरफ नहीं है, आज वही असद नहीं है। अब अतीक का जलजला खत्म हो गया ना। बट फिर भारतीय जनता पार्टी पावर से बाहर जाएगी, फिर वापस आ जाएंगे। कौन आ जाएगा वापस इसके जो एक्स शूटर्स हैं वो वापस आ जाएंगे। अभी आप बोल रहे थे ना इसी चीज का तो फियर है, आप अब बोल अतीक रहे नहीं थे। है, अब अतीक नहीं है। परिवार खत्म हो चुका है, मकान गिर चुके हैं, कुत्ते जा चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। अतीक नाम खत्म हो चुका है। अतीक को नाम कमाने के लिए 70 से लेके 2000 तक, 24-25 तक विधायक बनना पड़ा, सांसद बनना तो पड़ा। अब कोई शूटर्स नहीं आती के? कौन? कोई पुराने शूटर्स का? अरे सारे शूटर बर्बाद हो गए हैं, वकील तक बर्बाद हो गए जो उसके साथ कॉन्स्पिरेट करते थे। बर्बाद हो गए मतलब? बर्बाद हो गए, उनकी संपत्तियां सीज हो गई, तमाम वकील जेल चले गए हैं। और शूटर्स? शूटर जेल चले गए या तो इनकाउंटर में मार दिए गए। अब ले कोई नाम अतीक का, बोले अतीक, बोले अरे महाराष्ट्र चले जाइए, कोई कहे कि मैं दाऊद का आदमी हूं, बोले नहीं, दाऊद गए, अब दाऊद के नाम पे नहीं होगा। अंडरवर्ल्ड खत्म है ना, महाराष्ट्र का अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका ना। अब अंडरवर्ल्ड दिखता है? आप मानते हैं खत्म हो गए? आपको नहीं लगता कि खत्म हो गया है? आप मानते हैं? नहीं, आपको दिखता नहीं है? मतलब अंडरवर्ल्ड क्या दिखता है आपको, बताइए मुझे, बॉम्बे में आज? हाँ, आज तो ब्लंटली दिखता है, बिल्कुल मुंह के जैसे? सामने दिखता है। क्या? एक घटना बताइए। 3-4 फैमिली हैं, वो कार्टेल की तरह सारी मूवीज वगैरह, किसको बॉलीवुड में रहना है अरे वो आप करण जौहर या उसकी बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं, मैं माफियाजम की बात कर रहा हूँ, अतीक की बात कर रहे हैं, तो मैं किसी दाऊद का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हाँ, फंडिंग किस वाली मूवी में जानी है, कैसा आइडिया जाना ये है? कौन तय करता है? पैसे तो आ रहे हैं बाहर से, आज भी हवाला से आ रहे हैं पैसे। ओ नहीं 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 नहीं, अब आप दूसरे बात पर चले गए। जी जी। अब आप दूसरे बात पर चले गए। वो पावर गेम है, हम बड़े हाउस हैं। यू आर अ बिग हाउस, ठीक You are है, a big house, ठीक है। but you are not a criminal ना। दाऊद गैंग के जमाने में कभी अनिल कपूर, गोविंदा या ये सारे लोग कभी मैच देखने जाते थे दुबई में या उनकी पार्टीज में डांस करते थे, वो इराक खत्म हो चुका है। अब कौन कहाँ पे है?
अब कहां पे सब तो खत्म हो गया गैंग, कहां है दाऊद इब्राहिम? अंडरवर्ल्ड में हर पिक्चर से, हर फिल्म वाले से, हर प्रोड्यूसर से, हर सिंगर से, हर म्यूजिक कंपोजर से वसूली होती थी। कौन करता है? ड्रग केस एक अलग चीज है, वो आज का क्राइम है। अब वो ड्रग्स शुरू करेंगे। बताता हूँ, 2 दिन पुरानी न्यूज़ है। तो 505 करोड़ का भी एक केस बना है। इसमें पूरा आइडिया ये है कि बॉलीवुड की जो टॉप फैमिलीज़ हैं, वो उनके बच्चे वो आराम से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स में, उनके लिए पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं। वो दुबई भी जाते हैं, वो यूरोप भी जाते हैं। इन पार्टीज़ में ड्रग्स अरेंज होता है, इनकी मीटिंग्स अरेंज होती हैं दुनिया के बाकी ब्रोकर्स के साथ, इंक्लूडिंग जो इनकी फिल्म को प्रोड्यूस कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इन एक्सेस सोफिस्टिकेटेड हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। नहीं ना, हम अभी तक अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे थे। हम अभी तक अतीक, मुख्तार, इन लोगों की बात कर रहे थे। अब आप ड्रग में जाएंगे तो फिर पंजाब तक पहुंचना पड़ेगा आपको, वो डिफरेंट चीज है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक टाइम में दाऊद के गुर्गे मुंबई को रूल कर रहे थे, क्राइम करते थे बॉस। क्राइम हाँ। अब ये पीछे आके वाइट कॉलर क्राइम बन चुका है। एब्सोल्युटली ये वाइट कॉलर क्राइम में चल रहा है। आर यू सेइंग कि अभी मुंबई में जो बॉलीवुड है उसमें दाऊद का इन्फ्लुएंस नहीं है? नहीं है, नहीं, नथिंग। नहीं। टॉप फैमिलीज, टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, नथिंग, सब खत्म। दाऊद से कोई नहीं। कौन करेगा दाऊद से संबंध? कौन करेगा? हिम्मत है, औकात है किसी की? दुबई रूट से पैसा नहीं इन्वेस्ट हो रहा हमारे बॉलीवुड की मूवीज में। मनी ट्रेल, मलेशिया रूट, ये सारी चीजें अलग है। ड्रग के बिजनेस पे हम बात करेंगे तो उसमें एक अलग पॉडकास्ट करना होगा हमको। हम क्रिमिनल्स पर बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं जिस दाऊद ने ब्लास्ट कराया मुंबई में, ब्लास्ट, शूटर्स, ये सब बंद हो जो गया। दाऊद इंडिया की मोस्ट वांटेड सीरीज का टॉप है, जिसने देश में आतंक फैलाया, जिसने बॉलीवुड से करोड़ों अरबों रुपए कमाए, एक्सटॉर्शन किया, आज ड्रग्स एक अलग मसला है। व्हाइट कॉलर पार्टीज में ड्रग्स का आना एक अलग मसला है। उस पर हम फिल्में प्रोड्यूस करना, फिल्मों में पैसे डालना, फिल्मों से पैसे कमाना, दुबई रूट यूज करना, हवाला यूज करना, बेनामी यूज करना, एक सर्टन आइडिया इन बॉलीवुड प्रमोट कराना, सर्टन स्क्रिप्ट्स को पुश कराना, ये हमेशा से हुआ है। तो ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ना। एक छोटी सी पिद्दी सी कंट्री है जिसको कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए हमें, जो हमसे आज़ाद हुई, साइड हो गई, उसका एक छोटा सा कोई गैंग है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना इन्फ्लुएंस रखता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे, दैट इज बॉलीवुड। पाकिस्तान, हाँ, उसका एक गैंग है ना, मतलब पाकिस्तान थोड़ी ना ये काम कर रहा है, पाकिस्तान का गैंग ही है ना। दाऊद इब्राहिम उस हु यू स्टिल कंफर्म कि दाऊद इब्राहिम अभी भी काम कर रहा है देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए? मतलब फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी उसका पैसा लगता है? सर आपने ये कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शूटिंग वूटिंग हो रही थी, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स और ओवर्ट क्राइम्स हैं कि भाई गोलियां चल रही हैं, माफियागिरी चल रही है ना, गुलशन कुमार शूटिंग। तो वो तो सर बिल्कुल एटीएस ने, मुंबई की एटीएस ने बहुत अच्छे से सफाई की है ना। और वो तो 90s का, वो तो शूट आउट एट लोखंड वाला, ये सब मूवीज़ में भी दिखाया गया है और वो पार्ट ख़त्म हो चुका है। मैं एक सफिस्टिकेटेड नेटवर्क की बात कर रहा था, वो सर एक अलग टॉपिक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये जो टॉप शूटर्स हैं आपने कहा दे आर नाउ ओवर, या तो वो मिट्टी में मिल चुके हैं, अतीक की बात कर रहा हूँ। हाँ, या तो वो जेल में हैं या तो वो जा चुके हैं। टॉप वेपन्स कहाँ से आ रहे थे सर? इनके वेपन्स क्या थे? जैसे आपने एक जिगाना पिस्टल की बार बार जिक्र की, उसी तरीके से इनके जो गुर्गे हैं, क्या इनके पास स्नाइपर राइफल ये सब कुछ थी? देखिए ऐसा है, जिगाना, वेल्थर, ये तमाम सारी पिस्टल्स हैं जो आती हैं। इरफान खोरजेवाला बुलंदशहर का रहने वाला है और देश का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है। वो देश का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर आज भी एग्जिस्ट कर? जेल में है। अच्छा, इरफान खुरजेवाला, ठीक है, किताब में है। अच्छा, तो आज भी किसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग या किसी बाबा सिद्दीकी की जब हत्या होती है तो कहीं ना कहीं से तो हथियार आता होगा ना। वो विकास दुबे जो एनकाउंटर था, वो लोगों को अजीब नहीं लगा कि पलट गई गाड़ी? हाँ, तो वैसे ये चीज़ अजीब लग रही तो है। टीवी वाले चला रहे थे कि अतीक की गाड़ी भी पलटेगी। हाँ, बिल्कुल चला रहे थे। ठीक है, चला रहे थे ना। वो चला नहीं रहे थे, ऐसा लगता है जैसे वो चाहते थे कि गाड़ी पलट जाए।
सर एंटिसिपेशन था इनफैक्ट। मेरे को तो उस दिन ये शौक लगा था कि अच्छा ये लास्ट मिनट इनोवेशन था क्या। एक बात बता रहा हूँ आपको, जी सर। वो तो ये भी चला क्या अतीक की गाड़ी भी पलटेगी। हाँ हाँ यही एग्जैक्ट चल रहा था। तो समझिए जरा स्थिति। आदमी चाहता है, आदमी चाहता है, आदमी चाहता है कि हैदराबाद में किसी डॉक्टर का 4 लोग अगर करते हैं और उसको जला देते हैं, फिर 10-15 दिन बाद पुलिस वाले से मुठभेड़ होती है और वो चारों उसी जगह मारे जाते हैं जहां वो जला के मारी गई थी। पूरा देश ताली बजाता है। बहुत सेलिब्रेट किया गया अतीक था। का मर्डर होता है, लेकिन अतीक चूंकि कैरेक्टर ऐसा है इसलिए उसके मर्डर पर सभी लोग ताली बजाते हैं। उनसे पूछिए जाके ना, जिनकी बलात्कार हुआ होगा, क्या उन्होंने ताली नहीं बजाई होगी? बिल्कुल ताली बजाई होगी। उनसे पूछिए ना जाके, जिस लड़की के साथ असद जबरदस्ती करता था, जिसने इलाहाबाद छोड़ दिया था, बॉम्बे चली गई थी, वो भाग गई थी। ये क्या थी कहानी? कोई ऐसी कहानी नहीं है। जैसा जैसी अपब्रिंगिंग है वैसा ही बेटा भी था। वो भी एक लड़की के पीछे पड़ा था, उसको सेक्स टॉय बना के रखा था। उसमें क्या? तो अशरफ जो था उसके तो 2 होटल सिविल लाइंस में हमेशा एक कमरा बुक रहता था। जिस लड़की पे नजर पड़ती थी वो लड़की उसके कमरे में जाएगी, खुद चली जाए, मान ले ये जबरदस्ती पकड़ा लिया है। एक रेस्टोरेंट था, अशरफ वहां बैठा था, पीछे की एक टेबल में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे आई हुई थी। तो अशरफ उसको घूरे जा रहा था। बेसिकली अशरफ जो था वो हैवान टाइप का आदमी था, दरिंदा था, वुमेनाइजर जिसको कहते हैं। तो वेटर आया, वेटर ने कहा कि साहब क्या लेंगे? तो उनका आज इन्हीं को लेंगे। तो वेटर ने पूछा कि सर यहीं सर्व कर दूं या कमरे में भेज दूं? बोले यहां सर्व करोगे तो हड्डी कहां फेंकेंगे? तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ऐसे असद का केस भी था, पूरी फैमिली उठ के बॉम्बे चली गई थी, मरने के बाद फिर आ गई है। कहां होंगी वो बच्चियां? मरी नहीं है जिनके साथ। ये थोड़ा बताइए। क्या? नहीं, डेथ थोड़ी ना हुई है किसी नहीं की। क्या था केस? थोड़ा बताइए। मदरसा कांड, अच्छा। जहां मदरसा हुआ था वही तो। वही कांड वो आज भी। ओके। हाँ, वो बता रहा हूं, वो बच्चियां आज भी जिंदा हैं। तो ये मसला तो ऐसा होना ही था। जब आप ऐसे अतीक को याद करते हैं तो वो अतीक आज उसको दोबारा खड़े होने में सिस्टम बनाना पड़ेगा। अतीक अपने सिस्टम से अतीक बना था ना। अब उसके जो बच्चे बच्चे हैं, क्या लगता है कि एक योगी आदित्यनाथ की सरकार चली जाएगी और किसी XYZ की सरकार आ जाएगी तो बेटा कहेगा आज से हम अतीक? ऐसा तो नहीं होगा ना। हिम्मत चाहिए, दम चाहिए, ये देखना पड़ेगा कि परिवार में बचा कौन है। माँ लापता है, अभी तक मिली नहीं है, कहाँ है वाइफ? हाँ वाइफ अतीक की। और ये टॉप जो मैं आपसे पूछ रहा था, टॉप वेपन्स कहाँ से लाते, क्या वेपन्स लाते थे? बताया तो आपको। बस ये मतलब पिस्टल ही, कोई ऐसे ऑटोमेटेड? नहीं, मुख्तार अंसारी के पास AK-56 सब थी। बट ये कभी स्नाइपर लेवल पे नहीं गए थे, एडवांस वेपन्स वगैरह लेके नहीं आए? एडवांस वेपन मतलब उन यहाँ तक के गैंग के लिए एडवांस वेपन जो थे वो राइफल थे, लाइसेंसी राइफल थे। विधायक था, उसको लाइसेंसी तो मिल ही सकता था। तमाम लोगों की दुश्मनी थी, परिवार के नाम 20 लाइसेंस हो सकते थे। आप समझ रहे हैं? समझ गया। तो एडवांस वेपन रहते हैं। ये क्रिमिनल है, आतंकी नहीं है। आतंकी नहीं है। आपको मालूम है आजकल ऑपरेशन नक्सल चल रहा है ना, खूब मारे जा रहे हैं रोज, चल रहा है ना। नक्सल्स के पास जो ये इंसास, ये तमाम सारे SLR वगैरह, SLR, ये सब कहां से आते हैं? कैसे आते हैं? अंदर से ही आते हैं। अंदर मतलब मुझे लगता है आर्मरी वगैरह लूट के आते हैं। लूट के? हाँ। नहीं नहीं, बिक के। वहीं से निकलते हैं वो। हाँ बिकते हैं मतलब। CRPF या जितनी सेंट्रल फोर्सेस के जवान अब तक नक्सलियों ने मारे हैं, हाँ वो वही गोली है जो उनकी थी। हाँ। वो उन्हीं के सीने में मारी गई है, उन्हीं के हथियारों से उनको मारा गया है। ये कैसे पहुंचता होगा उनके पास? पूरा सिस्टम है। ट्रेन की ट्रेन जाती है, होते गेहूं के बोरे हैं, अंदर उसके अंदर हथियार होते हैं। वो हथियार किसी नक्सली के पास जाते हैं, वो नक्सली किसी को सपोर्ट करते हैं,
वो नक्सली एक साथ कांग्रेस के 26 लोगों को मार देते हैं एक बार में। 2013 में क्या डेंजरस चीज थी वो।